ये मुश्किल बातें अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और अगर आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। कुछ नहीं पता था व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस। इतना प्रॉपरली कोई बैठ के बताता ही नहीं आपको कि बेटा डोमेस्टिक वायलेंस भी दुनिया में होता है। चाहे लड़की सड़क पे हरास हो, चाहे घर में तशद्दुद का शिकार हो, हर बंदा ये कह के पीछे हट जाता है कि ये इनका आपसी मामला है। नॉर्मलाइज कर लिया है ना। वायलेंस कैन नॉट बी अ पर्सनल, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नाउ बिकम्स अ क्राइम आफ्टर द लॉ हैज बीन पास्ड। 11,000 से ज्यादा 2022 में खवातीन डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद का शिकार हुई हैं। 34% वुमेन जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस को एक्सपीरियंस किया है, और 40% से अबव हैं जिन्होंने शादी के बाद एक्सपीरियंस किया। फैमिली की तरफ से मना होती हैं कि आपने इस बारे में बात नहीं करनी है, पूरे फैमिली का ऑनर ही खराब हो जाएगा। कोई बाप नहीं चाहता कि मेरी बेटी उस डोमेस्टिक वायलेंस को एक्सपीरियंस करे। अभी भी मेजॉरिटी लोग अपनी बेटियों को बोझ ही समझ रहे हैं। उसकी तालीम पे खर्चा करने के बजाय उसकी शादी के आइटम्स की प्लानिंग कर रहे होते हैं। एटीट्यूड ये होता है फैमिलीज का कि जी रास्ता बदल लो, स्कूल बदल लो, मोहल्ला बदल लो, मगर वो जो हरास करने वाला हाथ बढ़ रहा है बच्चियों की तरफ, उसको नहीं रोकना। ये तो विक्टिम ब्लेमिंग है कि नहीं, आप नहीं उठ सकती हैं, क्योंकि आप उठेंगी तो मुआशरा खराब हो जाएगा, मुआशरा तो सुधरेगा। तो क्या हुआ, शौहर ने 2 थप्पड़ मार दिए तो इनकरेज करना है कि अभी तो थप्पड़ मारा है, जब सर फाड़ दे तो आना। कुछ मौज़ूआत के ऊपर बात करना हमारे माशरे में अभी भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल बातें अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और अगर आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इसी तरह से आज हमने एक बड़ा मुश्किल मौजू चुना है जिसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो खातून या जो लड़की मौजूद हैं, उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ये फ़ैसला किया कि वो इस मुश्किल काम के ख़िलाफ़ काम करेंगी। हम यहाँ बात कर रहे हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस की, डोमेस्टिक अब्यूज़ की, ख़वातीन पर तशद्दुद की। हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं मारवी आवान। मारवी सोशल एक्टिविस्ट हैं, वुमेन राइट एडवोकेट हैं और सीईओ हैं वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर की। जी मारवी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ ताहिरा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मारवी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। मुझे सबसे पहले आपसे ये जानना है कि मारवी को किस चीज़ ने इतना ज़्यादा इंस्पायर किया, क्योंकि जब हम आपका जर्नी देखते हैं तो 2009 से आपने ये सफ़र अपना शुरू किया हुआ है। तो आपको किस चीज़ ने, कभी किसी वाक़ये ने, किसी बात ने इंस्पायर किया कि आपने ये सोचा कि हैदराबाद की एक छोटी सी लड़की ने ये फ़ैसला किया कि वो वुमेन राइट्स के लिए काम करेगी, जेंडर बेस्ड वायलेंस के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएगी। तो आपने अपने सफ़र का आगाज़ कैसे किया? ताहिरा, बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जब बेटी जिस दिन से पैदा होती है उसी दिन से किस तरह के एटीट्यूड्स और चीज़ें आ जाते हैं। अब ज़ाहिर है तब तो मैं बड़ी छोटी थी जब मैं पैदा हुई थी, और मुझे नहीं पता कि उस टाइम क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि पापा बहुत खुश थे और उन्होंने केक जो है सब में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और उनको ये कहा जा रहा था, जो मैंने छोटे होते ही सुना था, कि पापा से ये पूछा जाता था कि बेटी पहली हुई है तो केक बांटने की क्या बात है। तो मैं एग्जैक्टली तो मैं तब स्कूल में थी, लेकिन मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती थी कि मेरे पापा से ऐसे क्यों पूछा गया था। जैसे बड़े आपस में बात करते हैं तो फिर बच्चे सुन रहे होते हैं, उसके बाद फिर बाकी और चीज़ें। आप सबसे ज़्यादा जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है वो आपके घर के माहौल से होती है। लेकिन ये एक चीज़ ब्लेसिंग थी मेरे साथ कि हमारे घर में इस तरह का माहौल नहीं था कि घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो या अम्मा अब्बा लड़ रहे हों या हम इस तरह के किसी माहौल में। बड़ा एक साफ सुथरा और एजुकेटेड सा माहौल था। छोटी मोटी नोक-झोंक होती थी, वो भी प्यार का उसका रिजल्ट निकलता था, और सब खुशी-खुशी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती थी। पता नहीं था कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। अब मैं आपको इस बात पे इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ कि हमारे पास ऐसे भी घराने हैं जिनको पता नहीं है, उनका घर तशद्दुद से पाक है, और उनको नहीं पता कि उनके घर के दरवाजे के बाहर क्या हो रहा है। दैट मीन्स कि वो जो सोसाइटी के लिए जो हम एक फीलिंग रखते हैं वो उससे महरूम है। हम भी महरूम थे, कुछ नहीं पता था व्हाट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस, क्या होता है दुनिया में, क्या नहीं होता। बड़े सेंसिटिव से और इस तरह से बच्चे बड़े हो रहे थे। लेकिन जब मैंने स्कूल में पिकनिक्स में हम लोग जाते हैं, मैंने नोटिस किया कि जी मुझे तो परमिशन मिल रही है, बाकी सहेलियों को नहीं मिल रही है। अब जब सहेली ना जाए तो मैं क्यों जाऊं। लेकिन क्यों नहीं मिल रही है, फिर उसकी मदर को मनाना, फिर कहना नहीं लड़की है, नहीं अकेले कैसे जाओगे। तो ये
क्वेश्चंस बैक टू बैक आते थे दिमाग हाँ। में। उसके बाद फिर जब थोड़े और बड़े हुए तो जो स्कूल की सहेलियां कॉलेज तक पहुंची तो सबके ख्वाब थे, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने पता नहीं क्या क्या करना है, और शादी के कार्ड्स आ रहे हैं मैट्रिक करते ही। समझ नहीं आ रहा था कि, और वो दोस्त खुश भी नहीं है भाई, जबरदस्ती बस भाई कह रहा है शादी करनी है, ये कह रहा है हालात ऐसे हैं, ये है वो है, समझ नहीं आता था क्योंकि इतना प्रॉपरली कोई बैठ के बताता ही नहीं आपको कि बेटा डोमेस्टिक वायलेंस भी दुनिया में होता है, या हरेसमेंट भी कोई चीज है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कि आपके जो जेंडर है स्पेसिफिकली उसकी वजह से आपके साथ एटीट्यूड्स डिफरेंट हो। हाँ। उसके बाद जो मैंने इर्द गिर्द चीज़ें महसूस की उसमें ये था कि बहुत जल्दी अपने आप को ढांपने के हिदायत शुरू हो जाती थी, ऐसे बैठो, ऐसे ना बैठो। बेशक हमारा घर तशद्दुद से पाक था, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो रिश्तेदार लोग, वो कहीं ना कहीं शादियां, से आ जाती मोहल्ले, हैं। हाँ। वो आ जाती थी। ऐसे नहीं बैठो, लड़की आहिस्ता बात करती है, इतना टहके मार के हंस क्यों रही हो, और शाम हो गई है तो बस अब बड़ी हो गई हो, बाहर खेलना नहीं है। तो ये चीजें ना आपको बॉदर करती हैं। हम लड़कियां, हमें होता है कि मेरा भाई खेल रहा है, मैं क्यों नहीं खेल रही, ये क्या बात हुई। तो ये जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं ना, वो मेरे अंदर बड़ा स्ट्रांगली अराइज होते थे। तो पता तो नहीं था तब कि भाई ऐसे कोई एक्टिविज्म भी है, हम इसके लिए एडवोकेट भी कर सकते हैं, क्या है कुछ नहीं पता था। बस अपने फ्लो में चल रही थी मैं। मौका मिला, माय फादर इज़ लाइक के उन्होंने पूरी कोशिश की मुझे और मेरे भाई को वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के उससे दूर रखने की। वैसे अम्मी का लाडला होता था हमारा भाई, अम्मी ने फिर भी ये हर घर का मसला है। बट समहाउ पापा ने इस तरह हमें नहीं किया। हाँ। तो खैर मुझे मौका मिला इस्लामाबाद जाके अपनी आगे स्टडीज़ को परस्यू करने का। अब ऐसा है कि जब हम बच्चे होते हैं या हम स्कूल कॉलेज इस तरह, तो अम्मी अब्बू हमारी उंगली पकड़ के हमें दुनिया दिखा रहे होते हैं, लेकिन जब उस उंगली से हम थोड़ा दूर जाते हैं तब हमें वो ज़माने की असली हकीकतें हम पे खुलती हैं, मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं। तो फिर हॉस्टल में रहने का मौका मिला, उसके बाद खुद एक्सपोजर करने का मौका मिला। पूरे इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान से लड़कियां मेरे साथ रहती थी। यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी, तो वहाँ पर मेरे साथ जनाब गिलगित से भी, कश्मीर से भी, पंजाब से भी, सिंध से भी, डिफरेंट इलाकों से। अच्छा, वहाँ मुझे दायरा पता चला कि ये जो ऑब्जर्वेशंस मैं कर रही हूँ या ये जो इश्यूज़ हैं, ये सिर्फ कोई मेरे साथ मेरे मोहल्ले या मेरे स्कूल तक नहीं थे। ये सब लड़कियाँ जो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखती हैं, ये चीज़ें देखती हैं, ये फेस करती हैं। हम सारे बैठते थे, दोस्तियां हो गई, वही हमारी फैमिली थी ना, फिर हम शेयर करते थे। एक बार हमने आपस में यही सेक्सुअल हरासमेंट और ये टॉपिक्स आपस में निकले फ्रेंड्स में, तो हमने एक सर्कल बनाया, हमने हाथ एक दूसरे के पकड़े और हमने कहा कि आज हम एक दूसरे के साथ वो एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे जो हमने बचपन से लेके कोई इस तरह हरासमेंट फेस की हो। ओ माय गॉड, दैट टाइम वाज, यू कैन से अवेकनिंग कॉल फॉर मी। माय फ्रेंड्स जिनके साथ मैं पढ़ रही हूँ, जो मेरे साथ रह रही हैं, वो अपनी ऐसी ऐसी स्टोरीज बता रही हैं। कोई अपने घर के ड्राइवर से अब्यूज़ हुआ है, कोई अपने किसी अंकल से, अपने किसी मामू से, कि वो बचपन में उनको पता नहीं था कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद देम, लेकिन क्योंकि वो बच्ची थी और वो लड़की थी तो उनके साथ वो अटेम्प्ट हो रहा था, वो उनके साथ वो एक्ट हो रहा था, जो कि मेमोरी वो लेके अब बड़ी हो गई हैं और बड़ी करेज के साथ सब ने शेयर की, मैंने भी शेयर की, उन लोगों ने भी शेयर की। सबके एक्सपीरियंसेस को जब हमने जोड़ा, वो शॉकिंग फिगर्स थे कि हम जो 8 लड़कियां आपस में बैठे हुए हैं, हम ये देख रहे हैं, तो हम तो चलो समहाउ बच के यहाँ तक पहुँच गए, बट पता नहीं कितने बच्चे और पता नहीं कितनी लड़कियां, कितने लोग अब तक उन कहते हैं ना कि वो एक जख्म होता है जो कभी भरता नहीं है, उसको लेके चल रही हैं। ये चीज़ें थी। फिर एक और चीज़ वहाँ पर हुई कि मरकज़ इस्लामाबाद में, मैं G10 में रहती थी, तो हम अपनी हॉस्टल से दूसरे तीसरे दिन वॉक करके जाते थे अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए मरकज़ में। हम इस तरह जा रहे थे डेली, जो हमारी रूटीन होती थी शाम के वक्त, तो थोड़ा अंधेरा सा भी था, ऐसे मगरिब का टाइम था, तो अच्छा फुटपाथ पे हम 6 लड़कियां साथ तो नहीं चल सकते ना, 2-2 करके हम चल रहे थे। तो हमसे जो आगे थी एकदम उसने ना शोर करना शुरू कर दिया, और कोई बाइक पे कोई बंदे थे, उसके साथ कोई बदतमीजी कर रहे थे। हम एकदम दौड़े भागे उसकी मदद के लिए। तो उसने कहा, हमने कहा तुम्हारा फ़ोन ले रहे थे? उसने कहा नहीं,
फ़ोन तो मेरे पास ही है, मेरे हाथ में ही है, वो मुझे बहुत बुरे तरीके से टच कर रहे थे। टच उसको बुरे तरीके से किया, बट महसूस हम कर रहे थे, बहुत तकलीफ़ हो रही थी हमें। हम फ़ौरी तौर पे वापस गए, जब हॉस्टल की ऑनर को बताया तो वो कहती हैं कि एक तो तुम लोग निकलती क्यों मगरिब के टाइम, 6 और लड़कियां दूसरी इकट्ठी बात क्यों है निकली हुई और थी सड़क दूसरी पे? बात है कि जो भी हुआ है मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम लोग खुद निकली थी और ज़्यादा भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, मेरी हॉस्टल बदनाम होगी। ये तो एक और मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट गया, लाइक व्हाट इज़ दिस, एक तो हो ऊपर से बोलो नहीं, यानी कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं था हमारे लिए। अच्छा, उसके बाद हमने अपने अपने घरों पे कॉल की, भाई हमारी दोस्त के साथ ऐसे हुआ है, हम तो जा रहे हैं पुलिस के पास, तो घर से आता है जी ये मैसेज कि पढ़ाई करने के लिए भेजा है, कोई ज़रूरत नहीं किसी के मामले में पढ़ने की, अपने काम से काम रखो। एक और पहाड़ टूट गया, लाइक व्हाट इज़ दिस। मतलब मैं या बाकी हमारे दोस्त ये फील कर रहे थे कि अगर हम हमारी उस सहेली की जगह होते तो फिर क्या होता, लाइक मतलब मेरे लिए भी कोई सपोर्ट नहीं होता, बल्कि वो True. आइस, और ऐसे हुआ हम 6 में से आइस एक एक करके सब पीछे हो गई, बचा उस विक्टिम के पास कोई भी नहीं था, उसको सर्वाइवर हमने बनाना था ना, उसको सर्वाइव करवाना था। हमें तो पता ही नहीं था सर्वाइव करवाना कैसे, ना हमें कभी घरों में बताया गया। ये बताना चाहिए कि आपके साथ जो खवातीन है, बच्चियां हैं, वो ऐसी मुश्किलों से गुजर सकती हैं, आप हमें सेंसिटाइज्ड करना चाहिए लेकिन मालवी ताकि ये हम तो सपोर्ट सिस्टम उनके लिए बने। सो तायरा, दीज वर द थिंग्स, द सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस जो होते गए, जो मुझे पुश करते गए और जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि वुमेन राइट्स के हवाले से एडवोकेट करना है। फिर मैंने जेंडर स्टडीज़ भी पढ़ा, इट वाज माय सब्जेक्ट। दिस इज़ हाउ फिर वो वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर, माय ऑर्गेनाइजेशन, वो फिर एग्जिस्टेंस में आई। पता नहीं था क्या करना है, लेकिन एक्सपीरियंसेस थे, तकलीफ थी, दर्द हाँ। था, सेंसिटाइज थे, महसूस करते थे, करते गए करते गए करते गए, आज आपके सामने बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली मारी मैं आपकी बात से एक चीज़ कोट करना चाहूँगी कि ये तो हमारा अमूमी रवैया भी है ना कि घर में जब लड़ाई होती है, मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हैं, इर्द गिर्द सब सुन रहे होते हैं, आवाज़ें सुनते हैं, मार कुटाई की आवाज़ें आ रही हैं, गालम गलोच की आवाज़ें आ रही हैं, मोहल्ले वाले सुन रहे हैं, रिश्तेदार सुन रहे हैं, लेकिन वो इंटरवीन नहीं करते। वो बात ये कि चाहे लड़की सड़क पे हरास हो, चाहे घर में तशद्दुद का शिकार हो, हर बंदा ये कह के पीछे हट जाता है कि ये इनका आपसी मामला है। नॉर्मलाइज कर लिया है ना, हम ये कहते हैं कि ये मेरे घर का मामला है। इवन बहुत सारी जगहों पे जब बाज़ारों में या कहीं किसी औरत के साथ तशद्दुद हो रहा होता है, अब तो हम बड़े वोकल हो गए हैं ना, तो हम इंटरवीन करते हैं, हम बोलते हैं कैसे बात कर रहे हैं आप, कैसे किया आपने, या हम यूं करके अपना एक लुक देते हैं कि आप इस औरत के साथ जो मिसबिहेव कर रहे हो वो हमें पसंद नहीं आ रहा। तो ये कहा जाता है बीबी मेरे घर का मामला है, मेरा मसला है, दिस इज माई। देखिए, वायलेंस कैन नॉट बी अ पर्सनल, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट पर्सनल, दिस इज नाउ बिकम्स अ क्राइम आफ्टर द लॉ हैज बीन पास्ड। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नो मोर पर्सनल नाउ। तो जब तक इसके लिए हम सोसाइटी को एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक ये बात नहीं। अब हमारे पास मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है ये खत्म क्यों नहीं हो रहा डोमेस्टिक वायलेंस। अब मसला ये है, हो गया ना, तो मसला ये है, लॉ भी पास हो गया, 2013 से पास हुआ है, और अभी आप फिगर्स देखें तो सिर्फ हमारे पास कोविड के टाइम में हजारों, 11,000 तो सिर्फ हमारे पास रिपोर्टेड है। 11,000 से ज्यादा 2022 में खवातीन डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद का शिकार हुई हैं। उसके बाद हम जब ओवरऑल फिगर्स को देख लेते हैं, तब हमारे पास ये आ रहा है कि जी 32 और 34% वुमेन जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस को एक्सपीरियंस किया है, और 40% से अबव हैं जिन्होंने शादी के बाद एक्सपीरियंस किया, यानी शादी से पहले शादी के बाद किया हमारे पास। लेकिन इन फिगर्स को मैं स्टिल कहूंगी कि ये सिर्फ एक कहते हैं ना कि ये एक पूरा जो हमारे पास कोई चीज है ना, ये उसकी फर्स्ट लेयर है, इट्स अ टिप ऑफ द आइसबर्ग ओनली, बट द डीप डाउन बहुत ऐसे इश्यूज हैं जो कि अब तक तो पाकिस्तान में बात नहीं किए जाते। खवातीन फैमिली की तरफ से मना होती हैं कि आपने इस बारे में बात नहीं करनी है, पूरे फैमिली का ऑनर ही खराब हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमने एक तो ये होता है कि ये खत्म क्यों नहीं हो रहा। देखें, द लार्ज नंबर ऑफ आवर सोसाइटी इज प्रैक्टिसिंग दिस, और द स्मॉल नंबर ऑफ आवर सोसाइटी इज स्टैंडिंग अगेंस्ट दिस। तो अब लार्ज को, जो हमारा स्मॉल नंबर स्टैंडिंग अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस है, उस तरफ लेकर आना है। अब एजुकेट करना है, सेंसिटाइज्ड करना है। एक हेजेमनी है, एक
एक जेंडर के साथ, जैसे हम कहते हैं ना कि फीमेल जेंडर के साथ एक वल्नरेबिलिटी को अटैच्ड करते हैं, ऐसे ही मेल जेंडर के साथ एक पावर, एक लीडरशिप को अटैच करते हैं, अथॉरिटी को। एग्जैक्टली अथॉरिटी को अटैच करते हैं। अब यहाँ पर वी आर नॉट सेइंग दैट मेल्स आर रॉन्ग, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट हम वुमेन राइट एडवोकेट्स के साथ या फेमिनिस्ट के साथ अटैच्ड किया गया है। वी आर, एटलीस्ट मैं तो ये नहीं कहती हूँ। व्हाट वी आर सेइंग, हम किसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं? हम अगेंस्ट खड़े हुए हैं क्राइम के, हम अगेंस्ट खड़े हुए हैं वायलेंस के, हम अगेंस्ट खड़े हुए हैं दीज अनटोल्ड पेन्स जो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बिना पे हमारी औरत, बच्चियां, बेटियां बर्दाश्त कर रही हैं। यहाँ पर वो जो मेल ईगो है, अगर वो हैंडल हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए, तो हमारे पास फेमिनिस्ट मेल्स भी मौजूद हैं ट्रू, वेरी जो ट्रू। कि औरतों के हुकूक के हवाले से खड़े हुए। उनको पता है कि मैं एक बेटी का बाप हूँ और अगर ये प्रैक्टिस आगे चलती रही तो मेरी बेटी इसको आगे जाके एक्सपीरियंस करेगी, और कोई बाप नहीं चाहता कि मेरी बेटी उस डोमेस्टिक वायलेंस को एक्सपीरियंस करे। सेल्स का कॉन्सेप्ट हम इस तरह लेकर आए कि थानों पे नहीं रिपोर्ट करने के हाँ। लिए इतना मोटिवेटेड होते हैं हमारी सोसाइटी में, और जब हम रूरल एरियाज की तरफ देखते हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा उनको होता है कि जी एक औरत अगर थाने पे चली गई तो उसने तो पूरे ख़ानदान का पर उस पटका पर ही हमारे भी ये उतार बात भी दिया। तो है ना कि अगर पुलिस को आप इन्वॉल्व करते हैं तो पुलिस भी तो कहती है ना कि ये आपका जाती मामला है, बिल्कुल ऐसा ये है। घरेलू मामला है, आप लोग खुद हल करें, वो ये कह के Exactly. चली जाती है। तारा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने 2016 में जो सिंध पुलिस के साथ अलायंस बनाए थे, जो मिल के एक ज्वाइंट मॉडल पे काम किया था, हमारा विजन ही ये था अलोंग विद द लीडरशिप ऑफ पुलिस कि हमने सेल्स का कॉन्सेप्ट लेकर आना है कि थाना नहीं तो सेल जहाँ पे फीमेल ही स्टाफ हो आपको डील करने के लिए, एक ही ताकि आप चीज। कंफर्टेबल और तरीके दूसरी से। चीज वो अवेयर भी हो और सेंसिटाइज्ड भी हो, क्योंकि यही बात है कि हमें यही सुनने को मिलता है कि जी हम अपनी कंप्लेन लेकर गए लेकिन हमारे साथ और इस तरह के हरासिंग या इस सैडली तरह के सवाल किए इन्सिडेंसेस हो गए, जाते हैं ऐसी कि आप चीजें रिपोर्ट हुई हैं, ये हैं हमारे पास रिकॉर्ड पर। तो बहुत अच्छी ये बात है कि इंस्टीट्यूशन ने साथ दिया और एक सिविल पुलिस पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट सामने आया। अब इसको ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। हमने मॉडल भी बना लिया, काम भी शुरू हो गया, ट्रेनिंग्स भी करवा ली, स्टाफ भी बैठा हुआ है, कंप्लेन्स नहीं आ रही। अब यहाँ आई विल गो टू द थिंग, करेज। कम्युनिटी का माइंडसेट है ना। करेज, बीइंग अ गर्ल, मुझे ऐसा माहौल शुरू से दिया गया है कि मुझे ये बताया गया ही नहीं है कि आपके साथ जो हो रहा है वो क्या गलत है और क्या सही है। लाइक गुड टच बैड टच हम बच्चों को बताते हैं ना, इस तरह खवातीन को भी बताइए। पर मारवी, इसमें मैं ये बात करना चाहूँगी, बड़ा मुश्किल सा, एक तो हम ऑलरेडी बड़े मुश्किल मौजू पे बात कर रहे हैं और वो जो तनाव या जो एक स्ट्रेस इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है वो स्टूडियो में भी फील कर सकते हैं। इस पे हम और मज़ीद मुश्किल मौजू पे बात करें, जो इंसेस्ट का केस होता है जिसमें आपने फर्स्ट हैंड अब्यूज़ एक्सपीरियंस किया, सेक्सुअल अब्यूज़, वो किसी ऐसे इमीडिएट फैमिली मेम्बर से, चाहे वो आपके वालिद हों, भाई हो, ताया Very हो, चाचा painful. हो, मामू हो, कोई Very कज़न painful हो। situation. वहाँ पर भी तो अगेन यही होता है कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत दफ़ा ये देखा है कि घर की ख़वातीन को भी पता होता है, लाइक माँ है तो उसको पता है कि उसका शौहर बच्ची के साथ ये कर रहा है या भाई बहन के साथ ये कर रहा है, लेकिन वो भी तो इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं कि बेटा चुप हो जाओ, नहीं कंप्लेन करेंगे, या उन दोनों को एटलीस्ट सेपरेट करने की भी कोशिश नहीं करते, Right. बच्ची को प्रोटेक्ट भी नहीं करते। ऐसा है, ऐसा बिल्कुल है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब्यूसर मेजॉरिटी कौन है? जो सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है मेल है। इन आवर सोसाइटी मेल को एक पावर, एक पोजीशन दे दी गई है, ठीक है, फाइनेंशियली भी, सोशली वेल कनेक्टेड भी, ठीक है, और हर बच्चे के लिए, फैमिली के लिए उसका शेल्टर है। और अगर उसी घर के इमीडिएट मेंबर से कोई बच्चा या कोई बेटी हरास्ड हो रही है सेक्सुअली, अब जो उसको सपोर्ट करने वाली है वो अक्सर माएँ होती हैं, ठीक है। अब माँ सपोर्ट करे। अब हमने क्या किया है, हमने बेटी को, लड़की को, जिस दिन से वो पैदा हुई है, हमने जनाब मेजॉरिटी सेट ऑफ माइंड की बात करी हूँ, क्योंकि अब हम लड़कियां जो यहाँ बैठे हुए हैं आपके स्टूडियो में भी, वी आर एजुकेटेड, हम चैलेंजेस पे काम कर रहे हैं, बट अभी भी मेजॉरिटी लोग अपनी बेटियों को बोझ ही समझ रहे हैं।
वो अभी भी उसकी तालीम पे खर्चा करने के बजाय उसकी शादी के आइटम्स की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और एक माहौल ही ऐसा होता है ना, अब घर में यही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, रिश्ता नहीं आ रहा, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, और जल्दी शादी जो है हो जाए तो एक बोझ से, या उसको बोझ को जिम्मेदारी का लफ्ज देके वो चेंज कर दिया जाता है। लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि ये बोझ और जिम्मेदारी जिसको वल्नरेबल अपने हाथ से बनाया जा रहा है, इसको एजुकेशन देके, इसको सोशली वेल कनेक्टेड करके, इसको कॉन्फिडेंस देके, इसको स्किल्स देके अपना सेल्फ डिफेंस करने के, और आगे माँ बने तो अपने बच्चों का सेल्फ डिफेंस करने के काबिल बनाना है। असल में जो हमारी एजुकेशन है ना, वो ये है जो समहाउ मिसिंग है। नाउ कम टू दैट द हाउस जहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। अब वो जो माँ है मेजॉरिटी केसेस में फाइनेंशियली कमज़ोर है, वेल कनेक्टेड नहीं है, सोशली इतनी वो नहीं है कनेक्टेड, और ऊपर से उसको शुरू से ही बता दिया गया है कि जी इस घर की इज्जत थी, अब उस घर में जाके उसकी भी इज्जत बन गई हो। तो अब वो इज्जत के जब मामले आ जाते हैं ना, तो वो एक कहते हैं ना दर्दनाक खामोशी आ जाती है। आपको ऐसा कि नहीं हम लगता किस कि तरीके से इसको आगे लेकर जाएं। उसके अंदर ताहिरा बहुत सारी करेजियस वुमेन्स, माएँ हिम्मत करके उठती भी हैं, या अगर वो नहीं उठती तो बच्चियां उठ जाती हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं कि हमारे माशरे की तरफ से एक अजीब माहौल क्रिएट किया जाता है कि जी ये उठ कैसे गई, ये तो रिश्तों को पामाल कर रही हैं, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाउ वी कुड से दैट ऐसा नहीं हो सकता। जो सरवाइव कर रहा है उसका हक है कंप्लेन करने का, चाहे वो किसी के भी। कानून तो ये नहीं कहता कि अब्बू के खिलाफ कंप्लेन नहीं करना, भाई के खिलाफ कंप्लेन नहीं करना, अम्मी के खिलाफ कंप्लेन नहीं करना, या अपनी छोटी बहन या बड़े भाई या आपा या इनके ऊपर कंप्लेन नहीं करना। नो, law is saying whenever wrong happening or the crime is happening with you, you should report. Now the process will be going on. उसके अंदर जो भी गिल्टी होगा उसको आगे लॉ के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। ये हम किधर से ले आते हैं, ये सोच हम ये कहाँ से ले आते हैं? ये तो विक्टिम ब्लेमिंग है कि नहीं आप नहीं उठ सकती हैं, क्योंकि आप उठेंगी तो मुआशरा खराब हो जाएगा। मुआशरा तो सुधरेगा कि अगर हम एक कल्प्रिट को या एक बीमार सोच को उसके कैफरे किरदार तक पहुंचा रहे हैं तो मुआशरा तो सुधर रहा है। व्हाट इज हैपनिंग, हमारे यहाँ बच्चियां स्कूल जा रही होती हैं, और कौन सी ऐसी बच्ची होगी जो पैदल स्कूल जा रही होगी या सुजुकी में या कहीं भी, या वो कोई ऐसा वाकया आपसे या मुझसे ना शेयर करे हरासमेंट का। हर बच्ची ने कुछ ना कुछ, चाहे वो किसी भी एक्सटेंट पे, चाहे वो माशाल्लाह हो, सुभान अल्लाह हो, टच करना हो। ये मैं और आप आपस में बात नहीं कर रहे हैं, ये रिसर्च हैं, ये केस स्टडीज हैं। एक दफ़ा हमारे पास एक केस रिपोर्ट हुआ था, उसमें जो छोटी बहन थी वो स्कूल जाती थी, तो उसकी बड़ी बहन ने हमसे कांटेक्ट किया कि जी मेरी छोटी बहन और बाकी उसकी फ्रेंड्स सुजुकी में स्कूल जाते हैं, तो एक बंदा उनको बाइक पे फॉलो करता है और पीछे सुजुकी में बैठी हुई बच्चियों को टच करने की कोशिश करता है, और मुसलसल रोज़ स्कूल के बाद। अच्छा, उसने कहा कि वो सब बच्चियां बहुत डर रही हैं, वो कंप्लेन नहीं करना चाह रही हैं, लेकिन मैं बीइंग अ सिस्टर बहुत कंसर्न हो रही हूँ। वो भी छोटी थी लड़की, तो मैट्रिक में थी, तो उसने कहा 6th-7th में मेरी बहनें हैं, कज़न्स हैं, ये लोग सब जाती हैं। हमने सुजुकी वाले से भी कहा, लेकिन वो कह रहे हैं मैं क्या करूं, मुझे तो ड्राइविंग करनी है, अब पीछे जो भी बच्चों के साथ हो रहा है मेरा कंसर्न ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जा रही। अच्छा, फिर उसके बाद हमने इसको रिपोर्ट करवाया, और हमने उसको इस तरीके से किया कि वो बच्चियां अपना नाम भी नहीं रिवील करना चाह रही थी और उस मसले को भी हल करें। अब मसला ये था कि जब उसको ट्रेस किया गया तो वो बंदा वही जो एक प्रैक्टिसेस सेक्सुअली हरास करने की हमारे माशरे में बहुत सैडली सर्कुलेट करती हैं, कि वो किस तरीके से अपने प्राइवेट पार्ट्स बच्चों को दिखा के हरास कर रहा था, उनको टच करने की कोशिश कर रहा था, और इस तरह के अल्फाज अदा कर रहा था जिससे बच्चियां डर रही थीं, सिमट रही थीं, छुप रही थीं, घबरा रही थीं, परेशान हो रही थीं। वो उस टॉर्चर से कोई 6-7 महीने से गुजर रही थीं। खैर, इस चीज़ को हमने रिजॉल्व करवाया, बट ताहिरा ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, छोटी-छोटी बच्चियां स्कूल। अब होता क्या है, अगर वो बता भी दें तो एटीट्यूड ये होता है फैमिलीज का कि जी रास्ता बदल लो, हाँ, स्कूल बदल लो, मोहल्ला बदल लो, मगर वो जो हरास करने वाला हाथ बढ़ रहा है बच्चियों की तरफ, उसको नहीं रोकना। अब वो जो
हरासर है वो आगे रेपिस्ट भी बनता है। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट मेंटेलिटी। हम उस सिक मेंटेलिटी की बात कर रहे हैं जिसका शिकार हमारी औरतें, बच्चियां, बच्चे वल्नरेबल्स होते हैं। उनको टारगेट किया जाता है डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, अब्यूज के लिए और डिफरेंट और चीज़ों के लिए। तो वो मेंटेलिटी जब वो रिपोर्ट नहीं होती, उसको डील नहीं किया जाता, वो नासूर बन जाती है। और कितना और वो अहम है इस ज्यादा बात को लोगों को समझना कि बहुत आपकी ज्यादा खामोशी जो है वो उस जुल्म को बढ़ावा देती है। बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है। और आवाज उठाना इज नॉट इजी ताहिरा, इज नॉट इजी। वी इंटरव्यूड वुमेन्स, गर्ल्स, हमने रूरल एरियाज में भी किए हैं इंटरव्यूज, हमने अर्बन एरियाज में भी किए हैं। वो जो करेज होती है ना, वो आ नहीं जाती कहीं से, वो देनी पड़ती है, वो एक दूसरे से लेनी पड़ती है। True. वो एक वाइब आपको है, एनर्जी बोरो करनी वो पड़ती एक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस है। हमें यहाँ पर विक्टिम ब्लेमिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं वो बच्चियों को, बेटियों को ये यकीन दिलाने में है कि तुमने दुपट्टा नहीं पहना होगा, तुम हंस बहुत रही होगी, तुमने बाल खोले हुए होंगे, कुछ ना कुछ तुमने encouraging किया। जीन्स पहनी हुई होगी। हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि जो बच्चियां रेप्ड होती हैं, बुर्के में होती हैं, तब भी बच्चियों के साथ हो जाता है। यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चियों के केसेस हैं, वो रेप्ड हुई हैं। छोटी सी 3 साल की बच्ची कैसे किसी को सड्यूस कर सकती है, वो रेप हुई है। एक खैरपुर में घरों में काम करने वाली बच्ची, फटे पुराने और वो कपड़े पहने हुए, मैले कपड़े पहने हुए, और उसकी खेतों से लाश आ रही है, उसने कैसे सड्यूस किया। दैट मीन्स दिस इज नॉट अबाउट द लुक or the dressing or anything you are doing. This is something mentality. जिसके लिए जितना हम कंडेम्ड करें, उसको जितना एजुकेट करें। अब यहाँ पर एक और ये होता है कि क्या सजाएं मिलना ही सोल्यूशन है? नहीं, एजुकेट करना है। सजाएं तो मिलनी है, जिसने जो गलत किया है वो उस सज़ा का कानूनी तौर पे डिज़र्व करता है। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा डीप रूटेड जाके सोचना पड़ेगा, एजुकेट करना है। मंटू ने कहा था ना कि अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती तो इसका मतलब यह है कि आप माशरा बदल लें, आपको माशरा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो बातें हम कह रहे हैं, जो वाकयात अब रिपोर्ट होते हैं, वो सारे हमारे माशरे में हो रहे हैं और एक अरसे से होते हुए आ रहे हैं। अब तो फिर भी जैसे आपने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपके पास डिफरेंट चैनल्स प्रोवाइडेड हैं, आपके पास बहुत सारे सेंटर्स ऐसे खुल गए हैं कि लोग इस बारे में बात करना या रिपोर्ट करना शुरू हुए हैं। मुझे यहाँ पर एक ये भी बड़ा इख्तलाफ रहता है मारवी, कि हम विक्टिम ब्लेमिंग तो एक चले, हम एक बात कर रहे हैं, लेकिन जितने भी केसेस रिपोर्ट होते हैं वो हमेशा विक्टिम के नाम से क्यों होते हैं? आप मुख्तारा माई के केस से शुरू करके नूर मुकद्दम के केस तक आ जाएं, ज़ैनब के केस की मिसाल ले लें, सबके अंदर हम विक्टिम के नाम के साथ क्यों केस चला रहे होते हैं? यहाँ पर हमें जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है वो एक्टिविज्म में अप्लाई करने की ज़रूरत है। सिर्फ नाम इस्तेमाल नहीं हो रहे होते उन्हीं बच्चियों की, उन्हीं सर्वाइवर्स की। एक तो हमें विक्टिम वर्ड कहने से भी गुरेज करना चाहिए, बिकॉज वो सर्वाइवर्स हैं। वो हमारी ऑब्वियसली एक कोई इंसिडेंट्स होता है ना, अब मैं आपको बताती हूँ कि जब बच्चों के साथ इंसिडेंट्स होते हैं, अक्सर रेप के और अब्यूज़ के, उनको मार दिया जाता है, या वो इतने छोटे होते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते जो उनके साथ होता है। लेकिन जो बच्चे बच जाते हैं ना, उनकी आगे बहुत बड़ी ज़िंदगी है। उन्होंने बड़े होना है, उन्होंने काम करना है, उन्होंने शादी करनी है, उन्होंने इज्जत से इस माशरे में रहना है। हम उनकी पिक्चर्स, हम उनकी आइडेंटिटी कैसे रिवील कर सकते हैं? एक्टिविज्म इज़ अ गुड थिंग, आवाज़ उठाना इज़ अ गुड थिंग, सोशल मीडिया की कैंपेन्स बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चे ज़िंदा रह गए हैं, उनकी आइडेंटिटी, या जिन बच्चे या बच्चियां या औरतें नहीं हमारे बीच में रहीं, पीछे उनकी फैमिलीज की ज़िंदगियां हैं। और जैसे देखिए, इसमें कुछ गलत नहीं है अगर उनका अपना कंसेंट है तो, पहली चीज़। और दूसरी ये चीज़ है कि हमारे मुआशरे में वो सेंसिटाइजेशन नहीं है हमारे पास। हम अक्सर, मैं अपने वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स में ये क्वेश्चन कर रही होती हूँ कि जितने यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग रेप्ड किसी सर्वाइवर के साथ अपने बेटे की शादी करवाएंगे? एक हाथ नहीं उठता। ट्रू। या तो हम नहीं करवाएंगे या खुद नहीं करेगा, या अगर वो खुद करके आ जाएगा तो हम खड़े हो जाएंगे, हम कबूल नहीं करेंगे। तो ये एटीट्यूड अभी नहीं बदला ना ताहिरा। दैट मीन्स हमें काम करना है, हमें बहुत काम करना है।
और उसके साथ साथ जो आइडेंटिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आइडेंटिटी रिवील हो रही है तो लोग देख रहे हैं, पता है उसने कंप्लेन की थी, उसकी तस्वीरें अखबारों में आ गई, मैं तो कभी कंप्लेन नहीं करूंगी। अब आप समझ रहे हैं क्या हुआ कि हमने आइडेंटिटी रिवील करके ये मैसेज दे दिया कि जी आइडेंटिटी तो Unsafe है। रिवील होगी, अब आप आ सकती हैं तो आ जाए वरना नहीं। हमने इस ऑप्शन को भी संभालना है। सो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे हमारा जो एक्टिविज्म है वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होगा तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा, क्योंकि अगर हम अपने ऊपर रखें, हमारे घर की कोई बच्ची, फैमिली की बच्ची या बहन होती है तो हम नहीं करते, हम सिर्फ वो कहते हैं एनोनिमस, ठीक है। लेकिन जब कोई वो किसी इदारे में आती हैं तो फिर वहाँ पे जी पिक्चर्स भी निकाली जा रही हैं, उसको सर्कुलेट भी किया जा रहा है, उसमें 10 बातें और लगा के भी बताई जा रही हैं, तो ये इदारों की भी जिम्मेदारी है, ये एक्टिविस्ट्स की भी जिम्मेदारी है, ये हमारी अदालतों की भी जिम्मेदारी है। और कानून में ये है कि अगर कोई विक्टिम, अगर कोई कंप्लेनेंट, अगर कोई सर्वाइवर नहीं अपनी स्टेटमेंट खुले कोर्ट्स में देना चाह रहा है तो उसको वीडियो लिंक्स या अलग से रूम में स्पेस दी जाती है आप ये स्टेटमेंट्स कह रही देने हैं के कि लिए। हमारे पास ये कानूनी हक है? हमारे पास ये है, लेकिन इसके बारे में मालूम नहीं है, पता होना चाहिए। मैं कुछ बात डोमेस्टिक वायलेंस लॉ के ऊपर भी स्पेसिफिकली करना चाहूँगी। अच्छा, हमारे एक तो माशरे में ये लगता है कि जी जो तशद्दुद है वो सिर्फ कपल्स के बीच में होता है या शादी के बाद होता है, नहीं। जो हमारे पास केसेस आए हैं उसमें वुमेन टू वुमेन भी तशद्दुद हो रहा है, खातून भी हैं एब्यूसर्स। हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं उसके अंदर शादी से पहले भी बच्चियों को विक्टिमाइज किया जाता है वायलेंस के हवाले से। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो अगर अक्सर वो रिपोर्ट होने के लिए चले जाते हैं तो जो एटीट्यूड होता है जर्नल कि तो क्या हुआ, शौहर ने 2 थप्पड़ मार दिए, तो ये हाई लेवल ऑफ अनसेंसिटाइज्ड एटीट्यूड है। और इनकरेज करना है कि अभी तो थप्पड़ मारा है, जब सर फाड़ दे तो आना। हाँ। ठीक है। अब ये एक चीज़ है जिसकी वजह से और ज़्यादा डिस्करेजमेंट होती है। तो हम जो काम कर रहे हैं, हमारा इदारा जो काम कर रहा है, वो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन पे भी काम कर रहा है। मैं आपकी उससे शेयर करूंगी कि वो लोग ये कहते हैं ना कि मतलब कि मैं, मेरी दोस्त का शौहर भी मार कुटाई करता था, नशा करके आता था, कुछ भी नहीं, उसने घर बस आया, Normalized। अपने बच्चों का ही चेहरा देख लो, बच्चे बिल्कुल लेकर ऐसा है। जाओगी तो कहाँ कमाओगी। मैं आपके साथ इसमें एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरे पास कपल्स जब नॉर्मली आते हैं काउंसलिंग के लिए या मैरिटल काउंसलिंग के लिए, तो मुझे इतनी हैरत होती है कि शौहर जो है ना वो, और बड़ी तकलीफ तो हैरत होती है कि शौहर बड़े उससे फ़ख्र से ये कह रहा होता है कि आप इससे पूछे कभी मैंने इस पे हाथ उठाया हो। तो हमारे यहाँ पैरामीटर अब्यूज़ का ये है कि अगर आपने हाथ नहीं उठाया तो बाकी आप किसी भी किस्म का अब्यूज़ कर सकते हैं। आप उसको इमोशनली टॉर्चर कर रहे हैं, फाइनेंशियली अब्यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो हम अब्यूज़ को काउंट ही नहीं This is the करते। point। अभी तक हमने बात की अब्यूज़र की, हमने बात की विक्टिम माइंडसेट की, हमने बात की सर्वाइवर्स की। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि वो कौन से कानून हैं हमारे पास जो ख़वातीन को पाकिस्तान में प्रोटेक्ट करते हैं, उनको ये राइट देते हैं कि अगर वो ज़िंदगी में कभी किसी भी तरह का अब्यूज़ फेस करें तो वो जाकर उन इदारों से मदद हासिल कर सकती हैं। सो स्टे ट्यून टू मॉमकास्ट, हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो मारवी, अभी तक तो हमने बात कर ली अब्यूज़र के हवाले से, हमने सर्वाइवर की भी बात कर ली, हमने इस पे भी बात की कि वो जो एक विक्टिम माइंडसेट को ग्लोरीफाई किया हुआ है कि सब्र कर लो, बच्चों का मुंह देख लो, कुछ नहीं होता, औरतें तो पता नहीं क्या कुछ बर्दाश्त करती हैं, तुम्हारे अब्बू भी ऐसे थे, ये भी बड़ी कॉमन एग्जाम्पल होती है, तुम्हारे अब्बू भी ऐसा करते थे, मैंने भी सर्वाइव किया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन से रेड फ्लैग है जहाँ पर आपने ये डिसाइड करना होता है कि नहीं यार, इससे आगे मैंने बर्दाश्त नहीं करना? हम यहाँ पर बात शुरू करते हैं तरबियत के नाम से। हमेशा जो तरबियत का ज़ोर होता है ना, वो सारा लड़कियों के ऊपर होता है कि जी लड़कियों की तरबियत करनी है, क्योंकि उनको कहाँ जाना है, अगले दूसरे घर हाँ। जाना है, अगले घर जाना है। तो बच्चियों को शुरू से लेके तैयार किया जाता है। अच्छा, अब तैयारी के अंदर क्या होना चाहिए ये तो कभी किसी ने बताया ही नहीं है। अब तैयारी किस चीज़ की होती है? अच्छा खाना पकाने की, घरदारी की, घर की कोई और चीज़ें संवारने की। जैसे शादी हो रही होती है तो अक्सर लड़कियां कौन सा कोर्स करती हैं? ताहिरा बताएं आप मुझे।
ब्यूटिशियन का वो ब्यूटिशियन का, सेल्फ ग्रूमिंग अपना का, मेकअप कर लूंगी, हाँ। अपने बाल बना लूंगी, अपने कपड़े डिजाइन कर लूंगी, या खानों के तो बहुत ज्यादा पॉपुलर कोर्सेज हैं, ठीक है, ये जो डिफरेंट जो है किचन्स बने हुए हैं, ये वो चलते ही होते हैं कि जी आपकी शादी होने वाली है तो आजा। आपने एग्जैक्टली और अब यूट्यूब ने थोड़ा काम और आसान कर दिया है कि वो बच्चियां ऑनलाइन देखना शुरू कर देती हैं। हाँ। ये हो रहा है, ये होता है हमेशा अक्सर, वो कभी डिजिटलाइज्ड एडवांस्ड फॉर्म में होता है, कभी वो डिफरेंट तरीके से हो रहा होता है, या शुरू से लेके ख़वातीन जो है कहती हैं कि भाई कितना पढ़ोगी, क्या करोगी, शुरू से लेके ये घरदारी करो, खाना बनाओ, वरना आगे बातें सुननी पड़ेंगी, बहुत सारी ये चीज़ें होती हैं। आपने बहुत कम सुना होगा कि हम लड़कों की तरबियत करते हैं कि जी इसकी बीवी शादी होने आनी है, बस वाली है, ये सुनते हैं कि जिम्मेदार हो जाओ, हाँ। कुछ कर लो, और या जो है कोई नौकरी वोकरी कर लो, आगे नहीं ना, वो संभालना तो पड़ेगा। हम ये भी यानी करते हैं कि शादी कर financially, दें तो जिम्मेदार हो जाएगा। हाँ ये भी करते हैं, लेकिन हम सिर्फ फाइनेंशियली ही उसको बता रहे होते हैं कि जी तुमने फाइनेंशियली स्टेबल होना है। हमने कभी उसको ये बताया कि एक लड़की अपना घर छोड़ के दूसरे घर आ रही है, वो इमोशनली बहुत वीक होगी, तुमने उसको मोरल सपोर्ट देनी है। हमने कभी उसकी ये तरबियत की कि बेटा उसका जो बर्डन है वो सारा घर का उसके ऊपर नहीं डाल देना, आपने भी उसके साथ शेयर करना है, या उसको भी एंगेज करना है अपने साथ, ताकि एक दूसरे का बर्डन शेयर करो। हम हमेशा जेंडर जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ही बता रहे होते हैं सबको। अब यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा ना कि जो बच्चियों की तरबियत का जो करिकुलम बनाया हुआ है घरों के अंदर इनफॉर्मल, उसका थोड़ा फॉर्मल होने की ज़रूरत है। उसको कैसे फॉर्मल होने की ज़रूरत है? जैसे आपने मुझसे सवाल किया कि कहाँ पर बस होनी चाहिए, हमें ये इस सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेस करते हैं कि कब शुरू हो तो बस कर देनी चाहिए। यानी वो जो शुरू हो रहा है, ताहिरा ये एक्सपेरिमेंटल केसेस हैं जिसमें लड़कियां पहले से इन्फॉर्म्ड थीं कि बेटा आपने तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करना, जब आपके साथ गाली गलोच हो तो आपने वहीं पे स्टॉप करना है कि प्लीज आई कैन नॉट बेयर दिस, आई एम नॉट यूज टू ऑफ लिसनिंग दीज काइंड ऑफ वर्ड्स और लैंग्वेज। अगला बंदा ओ भाई मतलब ओके, मतलब मना किया है, बाउंड्री सेट की है ना, लेट्स सेट योर बाउंड्री। हाथ उठाया, आइंदा हाथ नहीं उठाना, जस्ट गिव द स्ट्रेट वार्निंग। फ्रेंड्स भी तो हम होते हैं ना आपस में, क्या हमारे फ्रेंड्स मारते हैं, हमें गालियां देते हैं, हम बोलते हैं ना एक्सक्यूज मी वी आर फ्रेंड्स बट दिस इज समथिंग बियॉन्ड। सो हम लाइफ पार्टनर्स हैं, बड़ा लंबा अरसा साथ गुजारना है, व्हाई नॉट टू सेट आवर बाउंड्रीज। कि उनको बुरा लग जाएगा, मैं कैसे मना करूं, अरे भाई बुरा नहीं लगेगा, एक दफा बुरा लगेगा, नेक्स्ट टाइम वो चीज होने से आप सेल्फ लव को हम क्यों प्रमोट करते हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ लव, उसके अंदर अगर एब्यूसिव लैंग्वेज आपके साथ हो रही है, अब ये हमें हमारी उस तरबियत का हिस्सा बनाना है, लड़कों का भी और लड़कियों का भी। लड़कों का कि इस तरह की प्रैक्टिसेस बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ आप जो आगे शादी करते हैं आपने नहीं करनी है। कौन बताएगा? वो पेरेंट्स बताएंगे, दूसरा कौन बताएगा? स्कूल कॉलेज बताएंगे, जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के फंडामेंटल 8 to 28 हमारे पास ज़बरदस्त फंडामेंटल राइट्स हैं, कहीं आपको हमारी करिकुलम में नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली, जो हमें पार्टी बच्चों नहीं को है, पढ़ाते नहीं ना बच्चों को। अगर मैंने लॉ किया हुआ है तो मैंने पढ़े हैं, वरना वो आम स्पेसिफिकली कि शख्स को पता जनाब ही नहीं है कि ये उसके क्या आप rights हैं। फंडामेंटल का मतलब क्या है, बेसिक राइट्स है मेरे इस मुल्क के अंदर, वो अगर हम नहीं बताएंगे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में बच्चों को, तो वो अपनी और दूसरों के राइट्स की प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? ये मेरा राइट है ना, ताहिरा, राइट टू डिग्निटी। अगर मुझे मारा जाएगा, मुझे जो है तकलीफ जहनी या जिस्मानी तौर पे पहुंचाई जाएगी, दैट मीन्स मेरा राइट, फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है। अगर मेरी जान ले ली जाएगी, दैट मीन्स मेरा राइट टू लाइफ अवे हो रहा है। अगर मुझे कहा जाएगा चुप रहो, तो मेरा राइट टू ओपिनियन मुझसे लिया जा रहा है। तो इन चीज़ों को घर में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, या कम से कम यूनिवर्सिटी और कॉलेज में वाली उम्र में तो ज़रूर बताया जाए कि आपको अपने राइट्स पता हों, आपको बेसिक कवानीन पता हों। हमारे पास अक्सर केसेस आते हैं काउंसलिंग के, रिपोर्टिंग के, हम बता रहे होते हैं उनको कि 2013 का प्रॉपर कानून है घरेलू तशद्दुद का, आप घर की चार दीवारी के अंदर नहीं हाथ उठा सकते हैं।
घर की चार दीवारी के अंदर क्या, बाहर कहीं भी किसी के ऊपर भी, चाहे आपकी बीवी हो, जैसे मैंने कहा ना कि ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ शादी के बाद ही हो रहा है। नो, शादी से पहले भी हो रहा है। तो पहले हो या बाद में हो, अगर घर की चार दीवारी के अंदर किसी के साथ भी, बूढ़े के साथ, बच्चे के साथ, औरत के साथ, चाहे मर्द के साथ, कोई इस तरह की वायलेंट चीज़ें हो रही हैं, जिस्मानी या दिमागी या मेंटली उसको टॉर्चर किया जा रहा है, अब्यूज़ किया जा रहा है, ये कानूनी तौर पे गलत है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कि लॉज तो बड़े अच्छे पास हैं, खुसूसन सिंध के अंदर, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। अब मसला ये है कि हम लोग लॉज को अक्सर फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं कि वो तो जी फाइलों में है, हाँ वो पास है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेगा कौन? आप, मैं, हाँ। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, द वुमेन कंसर्निंग, जो लेकिन मार लॉज भी आर एक ये कंसर्निंग खौफ टू भी तो देम। है ना कि मैंने एक थप्पड़ पे जाके अगर कंप्लेन कर दी तो उस पुलिस वाले ने आके दोनों को समझाना है, समझा बुझा के बात खत्म कर देनी है। तो एक औरत को ये खौफ होता है कि यार मैं दोबारा और पिटूंगी। एक औरत ही होती है, वो कहती है नहीं यार यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगाऊं, ऑनर तो वो चला भी तो जाएगा। माइंडसेट है ना। एग्जैक्टली, मैं आपसे वही कह रही हूँ कि सबसे पहले सेल्फ डिफेंस हमारा, सबसे पहले हमारी प्रोटेक्शन, यानी कि वो एक थप्पड़ पे हम जो कंप्लेन करने जाएं और हमें वो वैसे रिजल्ट्स ना मिले, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस लॉ के अंदर भी है कि आप जी मेडिकल करवाएं, मेडिकल में जितनी चोटें और चीज़ें होंगी उस हिसाब से सेक्शंस लगेंगे और जो है उस कल्प्रेट को आगे डील किया जाएगा। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इमोशनल अब्यूज़ की, जो कि अगेन लॉ के मुताबिक आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके उसके अंदर डिफ़िकल्टीज पैदा हो जाती हैं कि जी इसको साबित करें, में, इसको प्रूव करें, तो वो और ज़्यादा तकलीफ का एक मरहला होता है। बट अगेन मैं उसी बात पे आऊँगी ताहिरा कि हमने हमारी बच्ची और बच्चियों की तरबियत ही ऐसी करनी है कि हमें अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है। हमें शुरू में ही, जैसे आपने कहा ना कि कब हो तो हम कहें कि अब बस, तो यहाँ इसको हम ये कह रहे हैं कि जब शुरू हो तो हम कैसे कहें बस, और कैसे हम अपनी बाउंड्री सेट करें, और फिर भी अगर रिपीटेडली मेरी बाउंड्री की वायोलेशन हो रही है तो ये मेरी फिर एंड हो जाएगा ना मेरा, कि मैं किस तरीके से एक इंसान मेरी एक सेट बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और मुसलसल मैं उस तशद्दुद का बार 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 सामना कर रही हूँ। तो हमारे पास कौन से केसेस होते हैं? जो कुरतुलैन बलोच का केस था, 4 उसके बच्चे थे, बहुत अरसे से वो तशद्दुद बर्दाश्त कर रही थी, और एक दिन वही लड़ाई, वही घर, वही कमरा, वही तशद्दुद, और उसकी जान चली गई। मतलब वो जो आपकी जान चली जाए, फिर तो आपके वो बच्चे भी माँ और बाप दोनों की शफकत और मोहब्बत से महरूम हो गए ना। लेकिन बाप जेल में चला जाता है और माँ नहीं रहती है साथ कितना बीच में। तकलीफ से फैक्ट है कि औरत जो है वो मरहुमा बनना गवारा कर लेती है, बेवा बनना गवारा कर लेती है, वो मुतल्लिका या तलाक याफ्ता बनना गवारा क्यों नहीं करती? रियलाइजेशन करवानी है ना हमें नॉर्मलाइज करना है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, 101% में आपकी बात के साथ मुत्तफिक हूँ, ऐसा ही हो रहा है। डाइवोर्स्ड के जब औरत मतलब उस उसको मरहले पे मरना खड़ी भी कबूल होती है है, ना, लेकिन उसको जब तलाक कबूल औरत नहीं है। डाइवोर्स के मरहले पे खड़ी होती है तो सबसे पहले उसके घर वाले और फैमिली उसकी रिस्पेक्ट कम करना शुरू कर देते हैं। अच्छी औरत नहीं है, अच्छी शौहर औरत है। छोड़ना फिर अगर चाह वो रही है। काम करने की जगह पे बताएगी तो वहां उसको अलग चैलेंजेस आएंगे, और फिर जो एक होता है ना एक डोमिनेंसी, जो मेल डोमिनेंसी है, उसमें फिर वो हमारे साथ शेयर करती हैं ख़वातीन कि जी हमारा फ़ायदा उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है कि जी आप तो डाइवोर्स्ड हैं तो यू माइट बी अवेलेबल। तो इस तरह के एटीट्यूड्स भी हमें फेस करने पड़ते हैं। तो ये मरहला आसान नहीं है ताहिरा, लेकिन ये उससे बेहतर है जिसमें आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रोज़ मर रहे हैं, उससे आप एक दफ़ा अपना डिसीजन लेने देखें। दोनों सूरत हाल राइट, मुश्किल है, लेकिन आप अपना मुश्किल चुन लें। ताहिरा मसला ये भी है जो हम कहते हैं ना कि औरत डिसीजन नहीं ले पाती है। उसको डिसीजन लेने कब दिया जाता है? जब घर में खाना बनाने की बात आती है तो बना वो रही है, लेकिन वो सबसे पूछ रही है। वो ख़ास तौर पे मियाँ बेशक मीटिंग में कितना भी बिजी हो, वो फ़ोन करके पूछेगी कि जनाब अली आप बताएं क्या बनाना है। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने ये बना लिया तो मैंने खा लिया? बहुत रेयर केसेस में ऐसे होता है। और सेल्फ डाउट शुरू से ही है ना। एग्जैक्टली, वो सेल्फ डाउट भी आ जाता है। और देखिए औरतों को क्यों बेस्ट डिसीजन मेकर्स करना है? सारी ज़िंदगी वो लाइफ नहीं गुजरती है जो हम आइडियलाइज्ड करते हैं, ठीक है?
अगर एक हमने जो जेंडर से स्पेसिफिक रोल्स बांट लिए हैं, अक्सर मैं You never अपनी know. ट्रेनिंग्स और सेशंस में ये मिसाल भी दे रही होती हूँ कि जी एक बड़ी उम्र के आदमी थे, उनकी 7 बेटियां थी और उनकी बीवी थी। उनकी 7 बेटियों को और बीवी को ना उन्होंने कभी घर से बाहर निकलने दिया, ना सोशली कनेक्ट किया, अच्छी खासी उनकी जायदाद भी थी, ना उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा पाबंदियों में रखा, पढ़ाया लिखाया कुछ नहीं किया। अचानक एक एक्सीडेंट हो जाता है, वो उनकी ज़िंदगियों से चले जाते हैं। अब वो 7 बच्चियां और वो खातून ज़माने की कितनी मारे खाने के लिए तैयार हैं, true. कितने चैलेंजेस को फेस क्या करने के लिए सरगर्म वो ना देखेंगी। वो अपनी प्रॉपर्टी राइट्स बचा सकेंगी, ना वो अपने आप को बचा सकेंगी, और लोगों के लिए वो एक वल्नरेबल बन जाएंगी जब वो शेल्टर एकदम हटेगा। देन व्हाई नॉट? अब क्या करते हैं, हमने सिक्के की दूसरी तरफ देखना है। एक वही बड़े मियाँ हैं, उनकी 7 अमेजिंग पढ़ी लिखी बेटियां Independent हैं, बेटियां। डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, एक्टिविस्ट है, डिजाइनर है, ब्यूटिशियन है, और खुदा ना करे उसको कुछ हो जाता है, वो अपने राइट्स जानती हैं। वो बहुत बोल्डली, स्ट्रांगली, करेज के साथ अपनी Defend भी कर हिफाजत सकती हैं। करेंगी, अपने राइट्स की भी हिफाजत करेंगी, और इस मुआशरे को भी कुछ देकर जाएंगी आगे। तो हमें कंपैरिजन करने की ज़रूरत है ताहिरा, हमें कंपैरिजन करने की ज़रूरत है कि ये डिसीजन जो कि आपकी जान बचाए, आपको ज़हनी तौर पे प्रोटेक्ट करे, वो कितना ज़रूरी है इससे कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आके मरहूम हो जाए। मारवी, हमने काफ़ी इस बारे में बात की कि वो जो एक यूनिट है जिसको हम घर कह रहे हैं, फैमिली है, उसमें किस तरह से आप अपने बच्चों की तरबियत करके उनको बता सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन मेरा यहाँ पर एक सवाल ये आता है, हमने रिसेंट एक केस देखा सानिया ज़ारा का, आपने कुरतुलैन की बात की। इन सारे केसेस में ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस चारदीवारी में जो और लोग रहते थे, वो उस अब्यूज़ से जो है वो अनअवेयर थे या उनको नहीं पता था। ये तो नज़रअंदाज करना है ना। बहुत दफ़ा मैं अपने बड़े करीब भी ये देखती हूँ, मेरे मोहल्ले में कभी अगर ऐसा होता है किसी के घर से लड़ाई की आवाज़ आ रही हो, तो मेरा जैसे आपने कहा था ना, तो शुरू से मेरे अब्बा ने ऐसी तरबियत की है कि अगर ऐसा कुछ हो तो ही इज़ ऑलवेज़ लाइक कि नहीं भई जाके बोलो बीच में, आपको वेट नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पहला शख्स जो है आपको मना करता है, वो आपके घर वाले ही कहते हैं कि यार तुम इस मामले में नहीं पड़ो। तो यही एक वजह होती है कि पहली दफ़ा आप अपने बेटे के कमरे से गालम-गलोच की आवाज़ सुनते हैं, आप नहीं इंटरवीन करते। फिर लास्टली वो नौबत यहाँ तक आ जाती है कि आपकी बहू हो, बेटी हो, बच्ची हो, वो वहाँ मरी पड़ी हुई होती है। सो जो इर्द-गिर्द के लोग हैं, वो जो कम्युनिटी है, जो रोज़ ये देख रही है, अगर मैं किसी के मुँह के ऊपर थप्पड़ का निशान देख रही हूँ, मुक्के का निशान देख रही हूँ, अगर मुझे पता लग रहा है कि कोई औरत पिट कर आ रही है, तो उसमें बाकी लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? बिल्कुल ताहिरा, ऐसा ही हो रहा है, लोग बॉदर नहीं करते हैं जब किसी के साथ कोई इशू हो रहा होता है, तो उसमें इंटरवीन नहीं करते हैं और ज़्यादातर खामोश रहने की ही तलकीन करते हैं, जिसकी वजह से वो मामला बहुत ज़्यादा, बढ़ जाता डोमेस्टिक है। वायलेंस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है। मसला ये भी है कि हम माशरे में बड़े डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं, यानी कि हम अ, बात करेंगे, हम कहेंगे ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन लेकिन जब समहाउ हमारे पड़ोस में होगा हम तो हम नहीं जाएँगे। एग्जैक्टली इवन हुँ। पड़ोस में क्या, घर के अंदर भी होगा तो अगर, अक्सर हमने ऐसे भी देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही होती हैं कि ये नहीं होना चाहिए एंड ऑल, और अक्सर वही ख़वातीन अपनी बहुओं के साथ उन प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं जो कि किसी और को ये तलकीन कर रही होती हैं कि ये चीज़ गलत है या नहीं होनी चाहिए। ये छोटी सी मैंने एक आपको मिसाल दी है। मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा था, वो था किसी और कंट्री का, लेकिन वो इतना पावरफुल था ताहिरा। उसमें ऐसे हुआ था कि उस कम्युनिटी ने एक अपना एक रूल सेट कर लिया कि जी किसी के घर में भी अगर तशद्दुद होगा तो हम सब औरतें, ये औरतों ने आपस में कमिटमेंट की, हम ज़ोर ज़ोर से बर्तन बजाना शुरू करेंगे और हम जब तक बजाते रहेंगे जब तक उस बंदे का हाथ नहीं रुक जाता, जब तक वो आवाज़ नहीं रुक जाती। तो उन्होंने ऐसे करना शुरू किया, और जब भी उनके कम्युनिटी में अगर किसी औरत के साथ तशद्दुद होता तो वो उन सब औरतों की सोसाइटी इतनी स्ट्रांग होती कि वो ज़ोर ज़ोर से बर्तन बजाना शुरू कर देती, थालियां बजाना शुरू कर देती, और वो अब्यूसर डर जाता कि मैंने इस पे हाथ उठाया तो इतना शोर किस बात का हो गया। यानी उसका ध्यान बढ़ गया, वो डर गया, वो देख रहा है, सब सुन रहे हैं। वी कॉल इट व्हेन वुमेन गेट्स यूनाइट,
वंडर्स होते हैं। अब यहाँ पर हमें औरतों की कम्युनिटीज़ और सोसाइटीज़ को स्ट्रेंथन करना है। औरतों को औरतों के साथ वेल कनेक्टेड होके अपने सोसाइटी रूल्स बनाने की ज़रूरत है। अब तक वी आर फॉलोइंग द रूल्स, बट नाउ the time We have to comes change the rules. we have to set our own rules to protect ourselves. अगर कोई एक औरत किसी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है, दैट मीन्स तमाम औरतें हो रही हैं। हमें ये सोच अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है। हाँ। ये उसका मामला नहीं है। हम कहते हैं ना कि एक औरत, मुझे अक्सर ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि मारवी आप बात कर रही हैं औरतों के लिए, तो आप या अपने लिए बात कर रही हैं या आप किसी के लिए स्टैंड कर रही हैं, तो दैट मीन्स आपने पता नहीं यूनिवर्स की कितनी औरतों के लिए स्टैंड कर दिया। तो इसी को हमने ये देखा है कि अगर कोई एक हरास हो रहा है, एक अब्यूज़ हो रहा है और मैं चुप हूँ, दैट मीन्स मैंने उसको अलाउ कर दिया कि ये होता Encourage रहे, कर ये दिया। नॉर्मल है। और वो वुमेन, और मुझे बहुत अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि समहाउ हमें ये दिखता है कि women is considering other women their competitors or their enemies। कि अक्सर ये कहा जाता है कि जी वो मेरे शौहर से जो शादी की वो भी तो औरत थी, यानी मेरा घर उसने ख़राब किया। हम उसको ऐसे क्यों नहीं देख रहे कि दे आर, आपके शौहर ने 2 शादियां की। एग्जैक्टली। तो हमें जो औरतों को एक दूसरे के साथ एक जो बॉन्ड है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। एक प्रोटेक्शन शेल्टर एक दूसरे के एक बनाने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर अगर हम ज़्यादा काम करेंगे तो हम उस पोजीशन में आएंगे जिसमें हम अपने रूल्स बनाएंगे और हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, और इस तरह से हम एक दूसरे को उस एब्यूज़, उस हरासमेंट जिसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है, उसमें समहाउ हम उसके रोकने के हवाले से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मैं अक्सर कहती हूँ कि हमें बहन चारा जो है ना वो कॉमन करने की Exactly, जरूरत बहन है, चारा बहुत ताकि ज़रूरत अगर आप है हमें। सड़क पे खड़े हैं और आपके सामने कोई किसी को छेड़ा तो उसमें डेफिनेटली बोलना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसा 16-17 साल की बच्ची के अंदर वो करेज नहीं होती है। वो अपने ही उसमें बड़े डाउट में रहती है मसला कि ये भी है ना कि अगर वो घर के अंदर क्या होता है, अक्सर असल में मैं घरों पे अक्सर इसलिए आ जाती हूँ क्योंकि हम शुरू रिफ्लेक्ट, वहीं से हो रहा है ना। what I am today, I am reflecting what I was True. at my house, right? True. You too, everybody is reflecting their the circle, वो हमारी तरबियत, वो हमारी observations, वो हमारे experiences around us. What is happening, ताहिरा? अगर कोई दो लड़का लड़की बहन भाई आपस में, मैं अपने भाई के साथ WWF करती थी, लाइक वो बेड को हम रिंग बनाते थे, वो मुझे मार रहा है, मैं उसको मार रही हूँ। अक्सर मुझे हमारे घर के बड़े बूढ़ों से ये आवाज़ आती थी, तुम लड़की हो, तुम्हें चोट लग जाएगी। मतलब लाइक वी आर फ्रॉम सिंधी कम्युनिटी, तो ये होता था कि तू छोकरी आई तो कि धक्क लगी वेंदो, लाइक दिस इज के तुम लड़की हो, तुम्हें चोट लग जाएगी, डोंट डू दिस, डोंट गेट इनटू दिस WWF फाइट, दिस इज अ मेल लाइक तुम्हारा डोमेन नहीं है। अब यहाँ पर पता है क्या होता है ताहिरा, मैं तो चलो मेरी तो सोच चेंज हो गई लेटर ऑन, लेकिन हमारी बच्चियां जो हम ये क्वेश्चन करते हैं ना, सेल्फ डिफेंस अपना क्यों नहीं कर पाती हैं, वो क्यों सर झुका के आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना हमें एक लॉक लग गया है, ठीक है। और जब रोड पे हमारे साथ अगला बंदा WWF के मूड में आया है तो हमें तो एकदम याद आ गया कि जी मैं तो लड़की हूँ, मैं कैसे हाथ उठाऊंगी, वरना हाथ दो बराबर हैं। और आज की लड़की ने इस दौर में बॉक्सिंग का मैदान हो, चाहे पायलट बन के हवाओं में जहाज उड़ाना हो, उसने अपना नाम बना लिया है। लेकिन अभी भी वो बच्चियां जिनको सही तरह से एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, उन तक ये मैसेज पहुंचाना ज़रूरी है कि आपके पास दो हाथ हैं अपना डिफेंस करने के लिए, आपके पास वो ज़बान है अगले बंदे को शट अप कॉल देने के लिए। अपना देखिए, इनिशियल सेल्फ डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट तायरा। इफ समथिंग इज हैपनिंग वी कैन नॉट रश टूवर्ड्स द प्रोटेक्शन सेंटर्स, और समटाइम्स वी डोंट हैव मोबाइल फोन, समटाइम्स वी डोंट हैव क्रेडिट, समटाइम्स वी डोंट हैव नेटवर्क. We cannot rely on these things. Yes, these are the good options. The government and other civil society and all initiatives are highly appreciated, because few of them we have initiated. But still I am also a self defense trainer.
मैं कोई वो कहते हैं ना कराटे नहीं सिखाती हूँ, उसके लिए हम दूसरे सेशन के लिए एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, लेकिन सबसे But you have पहले to have that मैं mindset. बच्चियों से बात हाँ. करती हूँ कि आपका सेल्फ डिफेंस इधर से शुरू होता है, True, very true. क्योंकि यहाँ पे जो लॉक लगा हुआ है ना, वो मुझे हाथ उठाना मेरा अलाउ नहीं करेगा, वो मुझे अगले को स्टॉप करना अलाउ नहीं करेगा। तो हमें इस तरह से वो एतमाद बच्चियों को देना है, वो करेज उनको देनी है, वो उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो उस वक्त इनिशियल किसी को खुदा ना करे हार्ट अटैक आ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, क्यों हम फर्स्ट एड की ट्रेनिंग्स लोगों को दे रहे होते हैं, क्यों वहाँ पे रेस्क्यू टीम्स तैयार होती हैं। सो दिस इज हाउ this is your It's a life skill, first basically. line of action that you have to speak up for you. You have ये पता है, ये चीज़ बाज़ारों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ख़ुसूसन जो ये चांद रातें और रश वाली टाइम होता है ना, उसमें बच्चियाँ बड़ा घबराती हैं अपनी I माओं won't be के अंदर। ashamed to admit that I have been through that Exactly. phase. I also have been through that Yes. phase जहाँ पर कोई वो जाते हुए वो आपको बात कुछ नहीं कह कर देगा, पाती हैं, एकदम अपने टच genitals हो show जाता कर है, देगा. Exactly. आपको टच हो जाता है, एक अजीब सा, और आप परेशान होते हो ये मेरे साथ हाँ, हो क्या आपको गया है। पता नहीं चलता कि गुजरने वाले Yes. 10 लोगों में से टच तो किसने किया. हमने बताना है अपनी बच्ची को कि बेटा हम चल रहे हैं एक ओपन मार्केट में, इट्स अ पब्लिक, वहाँ पे हर बंदे अच्छे नहीं होंगे। अगर आपके साथ ऐसा कोई हो जाता है ना, तो इमीडिएटली उस हाथ को पकड़ना सीखना, इमीडिएटली उसको शाउट करके स्टॉप करना सीखना, इमीडिएटली अपनी प्रोटेक्शन करना, और अपने आसपास तमाम और लड़कियों की भी प्रोटेक्शन करना। सो दिस इज हाउ आई थिंक वी नीड टू ट्रेन आवर गर्ल्स, और एंड वी आर डूइंग इट। हम बहुत सारे सेशंस कर चुके हैं यूएस एम्बेसी के साथ, और डिफरेंट और जो स्टेक होल्डर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, यू ग्रेट एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर ने खुद भी ऐसी टॉक्स ऑर्गेनाइज की हैं, ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज की हैं। और इवन द पॉडकास्ट यू गाइस आर डूइंग, द मॉम्स पॉडकास्ट, मैं इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा एक कदम है कि हम बैठ के आज उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, वो हम लाइन ऑफ एक्शंस दे रहे हैं अपनी ख़वातीन को। और इवन मैं तो फेमिनिस्ट मेल जो हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा उनसे भी इंस्पायर्ड होती हूँ कि It's very वो important to encourage एग्जैक्टली them. कि आप, क्योंकि मेल एंगेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे बाबा की सपोर्ट थी मेरे साथ, टुडे आई एम सिटिंग हियर। मेरे भाई की, माय हस्बैंड इज़ विथ मी हियर टुडे, सो उसकी सपोर्ट है, आई एम हियर। तो वो फैमिली सपोर्ट डिस्पाइट ऑफ एनी जेंडर, वो लड़का हो, लड़की हो, अम्मी हो, अब्बू हो, भाई हो, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वो एक हमें क्रिएट करना है कि हमें बिल्कुल वो एक भाईचारा तो हम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर मिक्सचर ऑफ भाईचारा वुड बी देयर, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लड़कियां किसी दूसरे गोले पे शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, और ना ही वो मेल को हम किसी हाँ। दूसरे गोले पे भेज सकते रहना हैं। यहीं यहीं पर है। रहना है, शादी करनी है, एज अ पार्टनर रहना है, कंपेनियन बनना है, एक दूसरे का साथ देना है, बेटी पैदा करनी है, बेटा पैदा करना है, उनको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना और माशरे की रिस्पेक्ट करना, उनकी शादी करनी है। तो ये जेंडर की जो इंटरेक्शन है, ये हम स्टॉप नहीं कर सकते। प्रॉब्लम्स अपनी मैं जगह पर आपकी हैं, बात से लेकिन मुझे उसको बड़ा एक, रिस्पेक्टफुली लेकर चलना है दिलचस्प फैक्टर हमने। याद आता है कि मेरी भी बेटी पैदा हुई है, तो मुझे अक्सर कोई कहता है ना कि तुम इसको बेटों की तरह प्यार करती हो। हाँ, तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमने प्यार का जो स्टैंडर्ड है, उसको स्पेशली भी बेटे वालिदैन के के लिए, साथ वो बेटे के साथ क्यों अटैच जोड़ कर दिया लिया? हाँ, है। भाई बेटी को exactly. मैं बेटी की तरह ही प्यार बेटी करती की हूँ। तरह ही प्यार करते हैं, बिकॉज दे बोथ आर डिफरेंट एंड दे बोथ आर Right. इक्वली लवेबल। मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल कि कोई ऐसा ही है। जेंडर की वजह से आपकी मोहब्बत कम या ज्यादा हो जाती बिल्कुल है। ऐसा ही है। सो अगेन वो जो बाइसनेस है, वो कहीं ना कहीं डे टू डे बेसिस के अंदर हमारे ऐसा रिफ्लेक्ट है। कर नहीं, रही ऐसा होती है। है। अच्छा, उसके अलावा मैं तारा, आप लोगों का ये एक इतनी अच्छी कोशिश है, एक तो इसको कंटिन्यू रखें, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप और बाकी जो लोग इस तरह के प्रोग्राम्स करने वाले हैं, ज़रूर इन पे बात करें। बात हो रही है, हम मान रहे हैं, लेकिन अब तक बात उन तक नहीं पहुंच रही है जिन तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं, जिनको करेज की ज़रूरत है, जिनको वो उस पॉजिटिव पुश की ज़रूरत है जो हम देना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर हम इन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, हम उनको लाइन ऑफ एक्शंस बता रहे हैं। अक्सर ऐसी कोई कंप्लेन या ऐसी कोई चीज़ हो रही है, देखिए लॉज पास होंगे, इदारे भी बनेंगे, लेकिन जब तक हम इदारों के पास जाएंगे नहीं, वो काम नहीं करेंगे। तो उनको फंक्शनल करने के लिए भी इन हेल्पलाइन को हमने अप्रोच करना है। हमने अपना हक जो होता है ना, हमारा एक स्लोगन है, रिपोर्ट वायलेंस, रिड्यूस वायलेंस। राइट।
हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, हम Reduce उसको नहीं होगा। रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम टाइमली उसको रिपोर्ट करें। यहाँ पे हमने सेक्सुअल अब्यूज़ और इन केसेस की भी बात की है, तो बहुत ज़रूरी है ये इस बारे में भी एजुकेट होना कि अगर किसी बच्चे के साथ या किसी खातून के साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट या रेप हो जाता है, आप उसमें डिले ना करें रिपोर्ट करने में, क्योंकि आप वो अक्सर लोग नहा लेते हैं, कपड़े वॉश कर देते हैं अपने एविडेंसेस को खुद ही, क्योंकि वो एजुकेट नहीं होते हैं। आपने फौरी तौर पे राब्ता करना है इदारों से और फौरी तौर पे आपने रिपोर्ट करना है। जितना आप टाइमली रिपोर्ट करेंगे उतना आपके कल्प्रिट को टाइमली सज़ा मिल पाएगी। बाकी ये है कि ट्रॉमा इज़ समथिंग जो कि बड़ा वल्नरेबल बना देता है हमारे सर्वाइवर्स को। तो हमें जो एजुकेशनल हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर इवन हर बंदा आजकल तो डिप्रेशन, स्ट्रेस और इन चीज़ों का सामना कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह के आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें साइकोलॉजिकली हम अपने आप को या हमारे इर्द-गिर्द जो लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको हम टैकल कैसे करें। और हम ये देखते हैं कि जो साइलेंटली डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो जाता है और उसमें लोग अपने आप को सेल्फ हार्म करने तक पहुंच जाते हैं। यानी वो जो एक टॉर्चर मुस्तकिल हो रहा है, आपको पता नहीं है कि आपको अपनी हेल्प कैसे करनी है। अब यहाँ पर अगर इन चीज़ों को भी एजुकेशनल सिस्टम के करिकुलम्स का हिस्सा बनाया जाएगा कि जी एक सेशन हो जाए छोटा सा, जिसमें कोई साइकोलॉजिस्ट आ जाएँ और वो स्टूडेंट्स से बात करें, वो उनको बताएं कि जी आपकी ज़िंदगी में ये चैलेंजेस आ सकते हैं, इनको टैकल कैसे करना है। क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करना है, उनका वो सॉल्यूशन सीखने कैसे की ढूँढना है, ज़रूरत वो है। सिखाते नहीं हैं। वो नहीं सिखाने की वजह से चाहे हमारी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों, बिज़नेस प्रॉब्लम्स हों, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हों या कोई भी इस तरह का कोई हमारे साथ हादसा हो जाए, वी डोंट नो हाउ टू इस पे तो मोटिवेट हमें एक अलग आवरसेल्व्स। से पूरा पॉडकास्ट करना पड़ेगा बिल्कुल, कि इमोशनल रेगुलेशन जो बहुत है ज़्यादा वो ज़रूरी हमारे यहाँ है। लोगों ने नहीं सीखी हुई, तो नहीं वो आपको सीखी और एडल्ट्स में रिफ्लेक्ट बिल्कुल, करती है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे डिफरेंट केसेस आ रहे होते हैं, तो मेरे पास एक खातून का आया कि उनके साथ बिल्कुल एग्जैक्टली यही इशू था कि वो पहले उन्होंने एक थप्पड़ मारा, उसके बाद अच्छा ये भी बड़ा अब्यूज़र की टैक्टिक्स होती हैं कि फ़ौरन से ही माफ़ी माँग ली और वो माफ़ी इतने दिल से माँग रहे होते हैं कि अमूमन औरतें इस चीज़ के अंदर गिव इन कर देती हैं कि जी अब ये ठीक हो गया, अब ये दोबारा नहीं करेंगे। उन खातून ने बैक एंड फ़ोर्थ बहुत दफ़ा उनके साथ डोमेस्टिक अब्यूज़ हुआ, जिसमें फ़िज़िकल अब्यूज़ हुआ, मार-कुटाई हुई। बहुत दफ़ा ये सोचा कि जी मैं कंप्लेन करती हूँ, फिर बहुत दफ़ा अगेन वही बात हुई कि उन्होंने जाके माफ़ी माँगी और वो इस ट्रैप में आ जाती हैं कि नहीं यार अब ये ठीक हो गया, अब ये दोबारा नहीं करेंगे। जैसे आपने कहा हर दफ़ा जो अब्यूज़ होता है वो पहले से बढ़कर होता है। सो अब उनको ये लगता है कि शायद ये राइट टाइम है जिस पे उनको मदद ले लेनी चाहिए फॉर्मली, बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। ठीक है। तो उनके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं, क्या-क्या रास्ते हैं? अच्छा, जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं दायरा, तो फौरी तौर पे आपके एरिया का जो थाना है या एरिया की जो पुलिस है, आपने उनके पास जाके मेडिकल आपने लेना है अपना। वो मेडिकल लेने के बाद जिस हॉस्पिटल्स, द ऑप्शन ऑफ हॉस्पिटल्स आपके पास होंगे, वो खुसूसन गवर्नमेंट ही होते हैं। आपने वहाँ जाके अपना मेडिकल मुआयना करवाना है। फिर पहले आपका एक इनिशियल सर्टिफिकेट आपको मिलता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपका वो प्रॉपर मेडिकल पक्का सर्टिफिकेट भी उसको कहते हैं कि वो आपको मिल जाता है, ठीक है? उसके बाद आप जब आगे लीगल प्रोसीडिंग्स में अकॉर्डिंग टू द लॉ जाएँगे, तो वो फिर आगे आपके एफआईआर कटनी है, उसमें कौन से सेक्शंस लगने हैं, उसमें क्या चीज़ें होनी है, वो सब फिर साथ होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास जो गलतियाँ होती हैं वो ये होती हैं कि अक्सर ख़वातीन बहुत देर से कॉन्टैक्ट करती हैं कि मैडम मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था 4 महीने 10 दिन पहले, पहले हो गया। एग्ज़ैक्टली मेरे ज़ख्म भर गए हैं। तो मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं है। अच्छा, दूसरा ये सिचुएशन आती है कि जी मैंने तस्वीरें निकाल ली थी। अब ये तस्वीरें समहाउ कोर्ट में काम तो आ जाती हैं, बट जो आपका मेडिकल प्रॉपर सर्टिफिकेट होता है, वो मेन आपका एविडेंस है डोमेस्टिक वायलेंस का। उसके बाद तीसरी सिचुएशन ये आती है कि जी हमने मेडिकल करवाया था। अच्छा, अब हम पूछने वाला अगर प्रॉपर सवाल नहीं करेगा तो अच्छा ठीक है, मेडिकल है ना, बस एफआईआर हो जाएगी। फिर भेजेंगे तो वो कहेंगे कि मैडम ये तो प्राइवेट क्लिनिक का लेकर आई हैं। तो अब अगेन हम उसी चीज़ पर आ गए कि व्हेनेवर
इस तरह की सिचुएशन हो रही है, आपने फौरी तौर पे मेडिकल लेना है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे सेक्सुअल अब्यूज़ और रेप, अटेम्प्ट टू रेप और इस तरह की जो चीज़ें होंगी, इसके अंदर आपने फौरी तौर पे इन अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स की तरफ जाना है। और ये एक कॉन्सेप्ट है कि ये सिर्फ अदालत का मैटर है या उधर जाना चाहिए, नहीं। जो पुलिस है वो पहले आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेगी। इसके अंदर मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है, मैजिस्ट्रेट के पास भी ये डायरेक्ट कंप्लेंट की जा सकती है। यानी इस लॉ के बाद ये हमारे पास एक ऑप्शन खुल गया है कि हम डायरेक्ट कोर्ट भी जा सकते हैं। बट ये है कि पुलिस लोगों को अवेलेबल होती है, 24 घंटे मौजूद होती है। या हाँ, कोर्ट काम का की थोड़ा बुनियाद पे आप टाइमिंग्स उनसे का राब्ता प्रॉब्लम कर होता है, सकते हैं। तो आप क्विकली जाके अपना ये मेडिकल का प्रोसीडिंग ज़रूर करवाइए। उसके बाद अक्सर केसेस के अंदर शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से और जो प्राइवेट और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, वो शेल्टर्स भी मौजूद हैं, जिसमें सेफ हाउसेस हैं, दारुल अमान है, पनाह शेल्टर होम है, काफ़ी ऐसे शेल्टर होम्स हैं। और उसकी वो भी आपको रेफ़र भी किया जा सकता है, यानी अगर आप पुलिस के पास रिपोर्ट कर रहे हैं या वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स में रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आपको रेफ़र भी करते हैं। और उसके अलावा आप डायरेक्ट वॉक इन भी है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप प्राइवेट और सेफ हाउस को कर सकते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे अवेलेबल होता है ख़वातीन के लिए, वो गवर्नमेंट के अंडर आता है। आप पनाह को कर सकते हैं, वो प्राइवेट और गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन है, लेकिन आप दारुल अमान को डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दारुल अमान में वो ख़वातीन जाती हैं जिनको कोर्ट वहाँ डायरेक्ट रेफ़र करती है, बिकॉज़ ऑफ देयर प्रोसीडिंग केसेस की उनके आगे चलती हैं और उनका एक लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम होता है। तो टेम्परेरी शेल्टर और द लॉन्ग टर्म शेल्टर दोनों मौजूद हैं ख़वातीन के लिए। अगर किसी को ऐसे लगता है कि मेरे ऊपर तशद्दुद होगा, मैं किधर जाऊँगी, मेरे पास कोई शेल्टर नहीं होगा, ऐसा नहीं है, शेल्टर्स मौजूद हैं। और दूसरा, हमारे माशरे में इन शेल्टर्स को डिफेम भी बहुत ज़्यादा किया गया है, ये ठीक नहीं होते, यहाँ पे ख़वातीन को कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं या क्या, ऐसा नहीं है। वहाँ पे लीगल टीम्स भी मौजूद होती हैं, जो कि आगे आपका जो केस होता है उसको परस्यू करती हैं। वहाँ पे मुनासिब खाना भी होता है, मुनासिब सोने की रहने की जगह अरेंजमेंट्स भी होते होती हैं। है और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है पुलिस की तरफ से, इदारों की तरफ से। तो वो जो पहले ज़माने थे जिसमें इस तरह की बातें सुनने में आती थीं या क्या, तो उस तरह के माहौल को अब जो इंटरवीन करते हैं वुमेन राइट्स एडवोकेट्स, सिविल मेक श्योर सोसाइटी, करते हैं कि प्राइवेट सिक्योर एनवायरनमेंट हो। पार्टनरशिप्स, उन्होंने और मीडिया ने बहुत ज़्यादा इस पे बात कर के उनको अलर्ट कर दिया है इदारों को कि आपने परफॉर्मेंस अच्छी दिखानी है। और सबसे मेन ये चीज़ है कि 15 इज़ द नंबर, द इमरजेंसी पुलिस की तरफ से नंबर है। वो तो बहुत जल्दी आ भी जाते हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं, तो किस तरह का भी मामला हो उनको भी अप्रोच किया जा सकता है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे और वॉक इन जाके और पोस्ट किया जा सकता है वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स को भी। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर, वो भी सोशल मीडिया पे भी एग्जिस्ट करती है। और उसके अलावा जो इन कोलैबोरेशन विद सिंध पुलिस सेल्स हैं, वो पूरे सिंध में हर एसएसपी और डीआईजी ऑफिस की बिल्डिंग में मौजूद हैं। वहाँ पे फीमेल स्टाफ है अंडर द सुपरविजन ऑफ पुलिस, तो उसको भी और विजिट अगर कोई किया जा खातून सकता है। कंप्लेन करे और वो चाहे कि उसका नाम जाहिर ना किया हाँ। जाए और उसको सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट में मिले, तो ये पॉसिबिलिटी ये है, आप कह रही पॉसिबिलिटी हैं। अब जो हमने ट्रेनिंग्स की हैं, कोलैबोरेशंस किए हैं और पुलिस के बहुत पॉजिटिव रिस्पांस और एक कोलैबोरेशन की वजह से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम उस स्टाफ को इतना सेंसिटाइज्ड रखें, करें और उनको वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें और जो हमारा लाइजॉन है उसमें कि आइडेंटिटी को रिवील ना करें। और उसके अलावा अब हम देख रहे हैं कि इदारे भी सेंसिटाइज्ड हो रहे हैं, इम्प्रूव्ड हो रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे एसएसपीज़, डीआईजीज़ और पीएसएसपी ऑफिसर्स हैं, उनकी तरफ से बड़ा एक होता है ना, एक वेलकमिंग हाईली एटीट्यूड। वेलकमिंग रिस्पांस भी आ रहा है। और आपको पता है ट्रेनिंग के सिलसिले भी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर बैक टू बैक एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसके अलावा बाकी जो इदारे हैं लीगल एड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो फिर ये इदारे अलग नहीं है, ये सब कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन में। बिल्कुल। इवन वी आर ऑल्सो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, वुमेन डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट है और डिफरेंट लीगल एड सोसाइटीज़ हैं और इनिशिएटिव्स हैं, इनके उनके मिलकर साथ काम कर रहे हैं। इंगेज्ड हैं, ताकि हम एक दूसरे की जो कैपेसिटी है उसको इन्हेंस कर सकें और इस तरीके से जो सर्वाइवर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी
फैसिलिटेट कर सकें। सो दिस इज़ हाउ काम हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं। बस वो जो अब तक वो पब्लिक का ट्रस्ट है, उसको इदारों को गेन करने के लिए और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जिस गैप को कम करने के लिए हम जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, वुमेन लेड, ग्रास रूट, sensitized organizations, women rights advocates, or the media and social media channels like you, we are just trying for that कि हम उस bridge को कम कर सकें ताकि जो challenges बढ़ते चले जा रहे हैं उनको somehow हम tackle कर सकें। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि Yeah. चाहे हम पुलिस की बात करें, चाहे हम प्रिजन की बात करें, चाहे हम आप जैसे बहुत सारे इदारों की बात करें, वुमेन प्रोटेक्शन सेल की या चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल की बात करें, अब आपको उनकी प्रेजेंस आपको सोशल मीडिया पर भी नज़र आती है। सो वाकई वो जो आपने कहा कि जो एक ट्रस्ट बिल्डिंग है, जब आप काम देखते हैं, सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, तो आपका उनके ऊपर एक एतमाद का रिश्ता कायम होता है। हम ये देखते हैं मानवी कि चाहे वो अब इदारे हों, चाहे वो प्रिजन पुलिस हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, जैसे आपने बात की, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, अब उनकी प्रेजेंस आपको नज़र आती है सोशल मीडिया के ऊपर। सक्सेस स्टोरीज भी नज़र आती हैं, आपको दिखता है कि ठीक है, कितना आसान हो गया आपके लिए अप्रोच करना, कंप्लेन करना और फिर वो जस्टिस भी सर्व होता है। लेकिन अभी भी मेरा ये सवाल है कि ये टॉपिक कभी भी मुझे नहीं लगता था कि अंडर डिस्कस है। जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, जी, जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात राइट। करें, इसके ऊपर एक बहुत अरसे से एक बड़ी लंबी बात हो डिबेट रही हो रही है। है। बिल्कुल, अब शायद लोग सेंसिटाइज भी हो गए हैं। एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी जो केसेस हैं, उनकी रिपोर्ट होने में कमी क्यों नहीं आती? वो केसेस माशरे से कम क्यों नहीं हो रहे? ताहिरा, इसको मैं इस तरह देखती हूँ कि रिपोर्ट हो रहा है, दैट मीन्स एक्सेस बढ़ रही है। क्योंकि पहले ये था कि एक्सेस ही नहीं थी, जस्टिस के ऊपर एक ट्रस्ट नहीं था, और वो अब आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है समहाउ। ठीक है, लोग इदारे भी अब बन रहे हैं, वो इम्प्रूव हो रहे हैं, वहाँ तक कंप्लेंट्स पहुँच रही हैं। पहले डेटा को इस तरह से कंपाइल नहीं किया जाता था ताहिरा, जिस तरह से अभी कंपाइल किया जाता है। मुझे याद है, आई आस्क्ड फ्रॉम माय दादी और द ओल्डर लेडीज एट माय हाउस। मैं जब समझ रही थी इन चीज़ों को, तो मुझे पता चला कि उस ज़माने में भी तशद्दुद होता था, और एक्सट्रीम लेवल का होता था कि अगर घर के किसी बड़े को कोई बात बुरी लग गई तो डंडा उठा के भी मारा जाता था। और उसमें ये जो हम अभी कह रहे हैं ना कि स्पाउस एंड ऑल, ये वो हमारे पास एक मटियारी से केस आया था 2018 में। उसमें हम ये अक्सर ये जो बात करते हैं ना कि जी ये स्लोगन्स ऐसे क्यों उठाए हुए हैं, और उस पर अक्सर एतराज़ उठता है। हर किसी के अपने रिजर्वेशंस होती हैं, लेकिन ये मैं जो आपको केस बता रही हूँ मटियारी से, वी हैव रिसीव्ड, एक तो अंडर एज शादी थी, ऊपर से ससुर ने बच्ची को गंजा कर दिया क्योंकि खाना ठंडा था जब वो खेतों से आया। तो अब ये देखें कि वो खाना ठंडा वाला कॉन्सेप्ट किस तरह से उस बच्ची ने उसको सफ़र किया। लेकिन वो बच्ची एक छोटे से गांव मटियारी से ताल्लुक़ रखती थी, अपनी आवाज़ वो क्या बनती, केस हुआ, केस आगे चला, सारी चीज़ें हुई, वो बच्ची आगे अपने घर में ही थी, लेटर ऑन अपने पेरेंट्स के पास चली गई। लेकिन उस बच्ची को कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अपनी आवाज़ आगे बढ़ाने की, जिसको समहाउ वी पीपल हु आर वर्किंग ऑन दीज सब्जेक्ट्स उनको इस बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि ये चीज़ें आज की नहीं है। लाइक आई हैव टोल्ड यू कि पहले जब मैं बैठती थी, हमारे घर की जो एक्सपीरियंस्ड ख़वातीन थी वो बताती थी अपनी सहेलियों के किस्से। वो बताती थी कि जी उनके आसपास ख़वातीन को ऐसे मारा जाता था या इस तरह की चीज़ें होती थी। और आज भी हम उस दौर में खड़े हैं ताहिरा, जहाँ पे औरत को तशद्दुद करके मार दिया जाता है और फिर दफना भी दिया जाता है। हाँ। और उसके बाद कहीं से अगर रिपोर्ट हो गया तो उसकी बॉडी दोबारा निकाल के प्रोसेस आगे चल रहा है, वरना पता नहीं कितने अनरिपोर्टेड केसेस हैं। जो रिपोर्ट होते हैं वो भी 2 to 3% है। यस, बहुत सारी ऐसी हैं जिनको दफना दिया जाता है, उसके बावजूद मैं आपको ये सच यही सामने कहना नहीं चाह रही हूँ आता। कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि केसेस बढ़ रहे हैं, एक्चुअली ये एक्सेस बढ़ रही है। जुल्म था, जुल्म है, लेकिन वो जुल्म जो एंटरटेन हो रहा है अब इदारों की तरफ से, जो लोग एजुकेट हो रहे हैं, केसेस आ रहे हैं, तो वो एक डेटा अब हमारे सामने आ रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि पहले नहीं था या पहले कम था और अब बढ़ गया है। और दूसरा, आप सोशल मीडिया इसको देखें, ये कैसे जंगल में आग की तरह एक खबर को यूं फैला देती है। दैट मीन्स कि वो जो वाकयात हो रहे हैं उन वाकयात तक सोशल मीडिया की मीडिया पर्सन्स की एक्सेस भी बढ़
बढ़ रही है, वो उसको रिपोर्ट करने का जो मैकेनिज्म है वो अब एफिशिएंट हो गया है। तो दैट मीन्स वो अपनी जगह था हमेशा से और है, लेकिन वो जो सामने जिस तरह से आ रहा है और जो उसकी कैलकुलेशन हो रही है, अब मैं आपको हमारा डेटा बताती हूँ। 2017 में हमने सबसे पहला सेल सिंध पुलिस के साथ हैदराबाद में डीआईजी ऑफिस में इनॉग्रेट किया था, एडी ख्वाजा साहब आईजी सिंध के साथ। उसके बाद वो बढ़ते गए, यानी 2021-22 तक पूरे सिंध में सिंध पुलिस के साथ ये इस्टेब्लिश हो गए थे। आज आई हैव द डेटा, 30,800 समथिंग केसेस वी हैव एंटरटेन्ड। अब सुनने में क्या लग रहा है कि 2013 से अब तक 30,000 औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, ब्लैकमेलिंग हुई, वो रिपोर्ट हुए। और मैं आपसे ये कह रही हूँ कि 2017 से लेके अब तक अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स के बारे में। लोगों को नहीं पता कि ऐसे कोई फीमेल एफिशिएंट स्टाफ किसी इदारे में बैठा हुआ है हमारी बात सुनने के लिए, और वो आइडेंटिटी को बिना रिवील किए भी हमारी मदद कर सकता है। अब दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ केस ताहिरा, क्योंकि अगर ये फिर केस आगे कोर्ट की तरफ जा रहा है तो फिर वो आइडेंटिटी समहाउ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि फिर मीडिया इंटरवेन करती है बहुत चीज़ें। अब ये एडवोकेट के ऊपर है कि वो कितनी खूबसूरती से आर्ट उसके अंदर कर रहा है, अपना लीगल आर्ट करके वो उसको केस की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन बहुत सारे केसेस मिस यूज़ हो जाते हैं मीडिया के और एक्टिविस्ट और बहुत सारे इदारों के हाथों। तो ये अब चीज़ है कि मैं ये अगेन ये नहीं कहूँगी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, मैं ये कहूँगी कि अपनी जगह थी, लेकिन अब वो रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन जो बढ़ गया है वो बढ़ा है द एग्रेशन, द रिएक्शन, वो बढ़ा है कि जितनी कनेक्टिविटी बढ़ी है उतने अथॉरिटी मजरू हो गई ना कि मेरे आगे कैसे बोल सकती है। राइट। और दूसरा ये है कि ये जो कनेक्टिविटी बढ़ रही है ना, अब जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं, अर्ली चाइल्ड मैरिज तो अपनी जगह पर है, लेकिन अब ये है कि वो जो स्ट्रेंजर्स के साथ कनेक्ट हो रहा है, अब इसका भी एक कनेक्शन है कि शुरू से लेके एक बच्ची को बर्डन करार दिया जा रहा है, ठीक है, हाँ। उसके जहेज की चीज़ें जमा हो रही हैं, रिश्ते वालियों को बहुत सारे पैसे दिए जा रहे हैं। ऐसे में अगर उस बच्ची के पास कोई एक्सेस हो स्ट्रेंजर्स से बात करने की, और वो दो मीठी बातें करेगा, और वो दो मीठी बातें करके कह दे कि जनाब अली मैंने तो आपसे शादी करनी है, तो फिर वहां पर जो वो कनेक्शन बन रहा है तो रियलिटी और वो फैसिनेशन ब्लैकमेलिंग की तरफ भी जा रहा है, वो हरासमेंट की तरफ भी जा रहा है, और वो ऐसे इस तरह के रिलेशनशिप्स क्रिएट कर रहा है जो कि उन बच्चियों को डोमेस्टिक वायलेंस विदाउट मैरिटल रिलेशन के अंदर लेकर आ रहा है। बहुत ऐसे केसेस भी हमारे सामने आए हैं जिसके अंदर इस तरह की कोई फ्रेंडशिप्स और स्ट्रेंजर्स के साथ चीज़ें डेवलप्ड हो रही हैं जो कि सेक्सुअल हरासमेंट, जो कि वायलेंस, जो कि फिजिकल और इमोशनल वायलेंस को बढ़ा रही हैं, और उसमें फिर सुसाइडल और सेल्फ हार्म, बहुत ही हसास और बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे लगता है अब जब आप मुझसे पूछेंगी कि बढ़ क्यों रहा है, तो अगेन एक आपको बिना गाइडेंस के हाथ में तलवार दी जाए, आप तो सबसे पहला वार ही दायरा मेरे ऊपर करेंगी ना, तो आपने बिना गाइडेंस के, बिना इन्फॉर्म्ड किए, बिना एजुकेट किए मोबाइल फोन बच्चों के हाथों में पकड़ाए हुए हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, डिस्पाइट ऑफ एनी जेंडर, दे डोंट नो हाउ टू टेक बेनिफिट ऑफ इट, दे डोंट नो हाउ टू यूज इट, तो वो किधर जाएगा, वो उस तरफ जाएगा, रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा उसमें। फिर इस तरह के केसेस हो रहे हैं वो और ज़्यादा। अभी हमारे पास डिजिटली चैलेंज्ड केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिसके अंदर फेक आईडीज़ बन जाती हैं, जिसके अंदर ये जो हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं ना, इसके अंदर एक ये एंगल भी है कि जी मेरी जो है पिक्चर को वायरल किया जा रहा है, वो रिवील एग्जैक्टली मेरी पिक्चर्स को वायरल किया जा रहा है, या मुझे जो है थ्रेट्स आ रहे हैं, मेरा घर ख़राब हो जाएगा, या अगर जी मेरे शौहर को पता चल गया, उसकी गैरत का मामला आ गया कि तुम्हारी तस्वीर यहाँ कैसे लग गई, ये क्या हुआ, तो वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर
कर दिया। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें शौहर ने खुद अपनी बीवी की ऐसी तस्वीरें ऐसा जो हुआ वो है, ये रिवील कर हमारे दी। पास आता है, जो ख़वातीन हमारे पास जिनके केसेस चल रहे होते हैं खुला के, हाँ वो अक्सर ये लेकर एग्जैक्टली आती हैं कि जी दैट वाज आवर गुड टाइम, हाँ ये पिक्चर्स हैं और अब हमें ब्लैकमेल किया जा रहा हम्म, है। और ये मेल्स फीमेल्स दोनों के साथ हो रहा है कि वो स्पाउस ये जो डिजिटल गैजेट्स हैं इनको हाँ इस्तेमाल करते हुए पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं या उसके थ्रू ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। और ये डिजिटली, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि जैसे क्राइम की नेचर बढ़ रही है, क्राइम एडवांस हो रहा तरीके है, भी मुख्तलिफ इस हो रहे तरह उस क्राइम को टैकल करने के लिए हमारे लॉ को भी एडवांस होने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे पास जो साइबर क्राइम एक्ट है, दैट प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 का, उसको साइबर क्राइम को, एफआईए को और ज़्यादा एफिशिएंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर हम्म वहाँ पे कंप्लेंट्स की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम्म। और जो इस तरह के डिजिटल नेचर के क्राइम्स होते हैं, इसमें अगर क्विक रिस्पॉन्ड ना किया जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें हो मारी जाता मैं है। आपसे एक और मुश्किल सवाल ये करूंगी कि जब हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ज़ाती तौर पे बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट ऐसा लगता है कि हमने जो एक अथॉरिटी फिगर या जो अब्यूज़र था उसको ग्लोरीफाई कर दिया है। चाहे आप अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठा के देखें, चाहे सोशल मीडिया उठा के देखें, हीरो कौन है? जो बड़ा एग्रेसिव है, जो बड़ा गुस्से वाला है, जो लड़की को प्यार में भी एक थप्पड़ लगा देता है, गालम गलौज तो वो ऐसे मतलब उसके मुंह से निकलते हैं नेचुरली। फिर वो लड़की के अब्बा से भी बात कर रहा है तो आंखों में आंखें डाल के गिरेबान खोल के बात कर रहा है। जो बेचारा ही जो विलन है वो कोई मासूम सा शरीफ सा लड़का होगा, या विलन अगर वो नहीं भी है तो जो मासूम और Tahira, शरीफ लड़का है वो अकेले रह again, जाएगा। I can completely understand your question and the concern behind it, because we are the people who are working to, हम eliminate टू करने की क्रिएट दैट कोशिश कर, सेंसिटिविटी इन हम सोसाइटी एक ना। तो क्रिएट कर रहे हैं सेंसिटिविटी, हम ट्रेन कर रहे हैं माइंड्स को, हम करेज इनकरेज कर रहे हैं, एम्पावरमेंट दे रहे हैं। अब वहीं पर ही जी मुझसे तो और आपसे एम्पावरमेंट ले ली बच्ची ने स्कूल में, कॉलेज में, किसी हमारे लेक्चर में, पॉडकास्ट में, लेकिन उसने जब टीवी का चैनल चेंज ग्लोरीफाई किया, अपने अब्यूजर को कर दिया। एग्जैक्टली अब वो अब्यूसर ने डोमेस्टिक वायलेंस को आपने नॉर्मलाइज कर दिया, थप्पड़ को आपने नॉर्मलाइज कर दिया, आपने जो है अब्यूज करने को, आपने रिलेशनशिप्स को चीट करने को आपने नॉर्मलाइज कर दिया, आपने दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी शादियों की लाइनें लगाने को आपने जो है नॉर्मलाइज कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, दिस इज़ अ ह्यूज थिंग, बिकॉज हमारी यूथ सबसे ज़्यादा जो फैसिलिटेट हो रही है वो मीडिया से हो रही है। और मीडिया अभी भी ये जो हमारा जो सेंसिटाइज्ड ग्रुप है इसका हिस्सा नहीं बन रही है। सम ऑफ द ड्रामा राइटर्स एंड सम ऑफ द प्रोड्यूसर्स आर आई एग्री, सेंसिटाइज्ड, बट द मेजॉरिटी आर आई एग्री। गोइंग कि जी हाइप क्रिएट हो, टीआरपी बढ़े और इस तरह की हम चीज़ें दिखाएं जो कि अवाम कर रही है। आप अगर उसको कंक्लूजन नहीं करेंगे, आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, तो वो एक इतना खतरनाक मटेरियल आप कंटेंट दे रहे हैं हमारी यूथ को, जो कि हमारी इट्स तरबियत और पॉइजनस, लेक्चर्स को ओवरशेट ओवरकम कर कर रहा है। देता है। और उसको जब वो ओवरशेट करेगा तो फिर हमारी स्ट्रगल का वो इम्पैक्ट नहीं रहेगा जो हमने अपनी अब मुझे लाइफ लगता है इसीलिए डेडिकेट कर दी है हमें इसके लिए। ज़्यादा दुख भी इसीलिए ज़्यादा होता है कि जब आपको लगता है कि आप एक प्लेटफॉर्म से या एक तरीके से एक अच्छी बात करना चाह लेकिन रहे हैं, लोग उसको पसंद लेकिन कर रहे हैं ना। मैं एग्जैक्टली यहाँ पे खलीलुर रहमान के ड्रामों की और स्क्रिप्ट्स की और इनकी भी वी मिसाल हैव जरूर प्लेंटी देना ऑफ चाहूंगी। ड्रामाज और या मूवीज दिस जहाँ इज पर ये जस्ट अ हो रहा वन है। एग्जांपल, देयर आर नंबर ऑफ पीपल ट्रू। जो इस लाइन पर चल रहे हैं और ऐसी चीज़ों को नॉर्मलाइज्ड करवा रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। बिकॉज वी हैव एक एथिक्स हैं, एक हमारे एक 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 लाइन हम दे रहे मोरल हैं, वैल्यूज है। मोरल वैल्यूज है। मोरल वैल्यूज के साथ देखें, जस्ट और इनजस्ट सबसे बड़ा है। नाजायज़ नाजायज़ है, दैट मीन्स कि गलत है, यानी कि मेरे साथ अगर कोई इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रही है तो वो इनजस्टिस है। जब मैं इनजस्टिस कह रही हूँ तो वो क्राइम की तरफ जा रहा है, उसको लॉ डील करेगा। तो उसको मैं और आप नॉर्मलाइज्ड कैसे कर सकते हैं? तो हमें सोचना चाहिए कि पूरे मुआशरे को एक पेज पे आने की मारवी, ज़रूरत हाउ है। मच डू यू एग्री कि सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट?
कंसिडरिंग अवर सोसाइटी? देखिए हमारी सोसाइटी के अंदर एक तो पनिशमेंट के साथ मैं उसको करेक्शन को भी जोड़ना चाहूँगी ना, कि हम सिर्फ पनिश कर रहे हैं और हम करेक्ट नहीं कर रहे हैं, रिहेबिलिटेट नहीं कर रहे हैं। तो जी मैंने अपनी पनिशमेंट पूरी करनी है, बाहर निकल के मैंने उससे भी बड़ा गुनाह बट करना इज है। इट सर्टेन क्या आपको पनिशमेंट होगी अगर आपने कुछ किया? तो क्या ये सर्टेन होता है कि आपको पनिश होगा? देखिए मुझे हो तो तो बहुत रहे हैं, सारे केसेस में हो ऐसा रहे लगता है हैं। कि अब्यूजर्स हैव दैट एंटाइटलमेंट कि जी होगी नहीं। नहीं ये एक उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट प्रॉपर नहीं हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि जो जस्टिस सिस्टम के अंदर फ्लॉज हैं वो उनको एक स्पेस दे रहे हैं। डिले ऑफ जस्टिस इज़ द डिनायल ऑफ जस्टिस। तो जब डिले हो रहा है तो वो एक सर्टेनिटी क्रिएट हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कानून को मजबूत करके उसको रिहेबिलिटेट करके हम ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। माशरे में और देखिए बेहतरी ला सकते हैं। रिहेबिलिटेशन ट्रू। की तरफ मैं बहुत ज़्यादा जोर दूंगी। जैसे प्रिजन्स आप भी विज़िट करते हैं, मैं भी विज़िट करती हूँ, वहाँ पे हम मिल रहे होते हैं उन लोगों से जिनसे वो क्राइम हो चुके होते हैं, तो वो अपनी सज़ा पूरी करके निकलते हैं। तो वहाँ पे वो जो माहौल हाँ। है उनको बड़ा ही आइडियल और स्ट्रेटेजिकली देना चाहिए, ताकि बेहतर तरीके से उनकी करेक्शन हो और वो माशरे में एक अच्छा इंसान बन के आए, उनको वो रियलाइजेशन हो। क्योंकि अंदर जाने के बाद ना भी कि अगर वो आपके साथ मजीद जराइम के तरीके सीख कर आए। एब्यूज होगा, अगर हाँ। आपको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया टॉर्चर जाएगा, होगा। टॉर्चर होगा, या आपके आसपास लोग आपको कह रहे हैं तुमने तो ऐसे क्राइम किया ना, मैं तुम्हें 4 नए तरीके बता रहा हूँ तो यहाँ से निकल के वैसे। तो हाँ। वो जो चीज़ है ना, उस चेन को हमने तोड़ना है। तो यस अच्छा, दूसरी ये चीज़ है कि सजाएं मिलती हैं। नूर मुकद्दम का केस हमारे सामने है, ठीक है, वेयर इज द कल्प्रिट? कुरतुलैन बलोच उसका का केस चल रहा है केस वैसे अभी। यस, कुरतुलैन बलोच का लेकिन वो आज़ादाना घूम तो नहीं रहे ना। हाँ। वो अपने That's one of the thing कि अपने he's serving। प्रोसेस के अंदर है। ऐसे नहीं है कि जनाब बाइज्जत हाँ। बरी कर दिया गया है, ऐसे नहीं हुआ है और ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे, बिकॉज वी इंशाल्लाह। आर स्ट्रगलिंग फॉर दैट। और हम इस तरह कल्प्रिट्स को नहीं खुलेआम घूमने दे सकते, ताकि माशरे में और जाहिर जाफर और उमर मेमन जैसे लोग पैदा ना हों। Right. That's a beautiful message, Marvi, and it's a courageous step to take this कि आप जिस तरह से लीड लेती हैं या ओनरशिप लेती हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस पूरे सफ़र में बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे और बहुत सारी, इनफैक्ट मुझे यकीन है कि जब हम बात करें तो बहुत सारे केसेस, बहुत सारी खवातीन आपको याद आ रही होंगी। फ्लोटिंग इन माय माइंड, इट मेक्स सेंस, आई कैन सी दैट। लेकिन कोई एक ऐसी स्टोरी, कोई एक ऐसा केस था जो आप एज अ सक्सेस स्टोरी हमसे शेयर कर सकें? बहुत सारे केसेस हैं ताहिरा, मैं क्विकली आपको 2 केसेस बताती हूँ। एक दफ़ा एक खातून को हमारे पास जामशोरो इज़ इन हैदराबाद, वहाँ पे एक पुल है, दरिया है वहाँ पे। तो एक औरत अपने बच्चे को अपने दुपट्टे से अपने पेट पे बांध रही थी जंप करने के लिए पानी के अंदर। तो वो सिपाही की ड्यूटी वहाँ पे थी, उसने देख लिया, तो उसने क्विकली उस खातून को हमारे पास लेकर आ गया। तो हमने जो उसको काउंसलिंग प्रोवाइड की, उसके घर वाले को बुलाया, उसकी फैमिली को बुलाया, एक तो उसकी जान बची, ऊपर से वो बच्चे की भी जान बची, और जो वो उसका प्रॉब्लम था जो कि डोमेस्टिक वायलेंस इशू था, उसको हमने कैसे काउंसलिंग से हल किया। और टुडे माशाल्लाह उसके 3 बच्चे हैं उस खातून के, हमसे मिलने आती है वो। अच्छा, हम जब किसी की करते हैं ना इस तरह सपोर्ट, हम कहते हैं आती रहा करें, कंप्लेन के लिए नहीं, मिलने के लिए आती रहा करें, हमें बताती रहा करें, हम फॉलो अप लेते रहते हैं, वो एक रिश्ता बन जाता है हमारा। तो बड़ी खुशी होती है उसको देख के, और वो उस लम्हे को याद करती है, अभी भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं इस बच्चे को बांध के मैं इस बात की वजह से मैं जा रही थी। और वो जो उसका शौहर है वो हमें शुक्रिया करते नहीं थकता कि आप लोगों ने मुझे मेरी ज़िंदगी दे दी वापस, कि वो जो ट्रिगर उसको उस मूवमेंट ने किया और मुझे किया, और मुझसे जो खताएं हुई, गलतियां हुई, मतलब वो एक वो करेक्शन वाला मोड आ गया ना, कि करेक्ट हो गए दोनों, एंड दे आर नाउ डूइंग अ गुड लाइफ आफ्टर द फैमिली काउंसलिंग, आफ्टर दैट काउंसलिंग, क्राइसिस काउंसलिंग एंड ऑल। सो अनदर केस वाज दैट कि हमें कंप्लेन रिसीव हुई कि एक लड़की को जंजीरों से बांधा हुआ है, उसके अपने ही घर में भाइयों ने, भाभियों ने एंड ऑल। एक छोटी सी वीडियो भी हमारे पास लेकर आई थी, और कंप्लेन करने वाली भी उसकी
कज़न और रिलेटिव ही राइट। थी। तो उसने कहा बहुत अरसे से बाँधा हुआ है, हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसके लिए क्या करना चाहिए, कोई कानून है भी या नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ उसको देखें। तो टीम भिजवाई थी, उस बच्ची को रेस्क्यू उस लड़की को रेस्क्यू किया था। इतनी ज़्यादा वो वीक थी। अच्छा वो एक कमरा था, उस कमरे के अंदर ज़ंजीरें जो जानवरों को डालते हैं, वो ज़ंजीर डाली हुई थी और उस ज़ंजीर को थोड़ा बड़ा किया हुआ था ताकि वो कमरे में मूव कर सके, वो वॉशरूम तक जा सके और वो बस निकल ना सके वहाँ से बाहर। उसके सर में बहुत ज़्यादा ज़ख्म थे और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। उसको रेस्क्यू किया, उसको साफ-सुथरा करके कपड़े वगैरह पहनवाए, फिर बैठ के उससे बात की। इतना अरसा ज़ंजीरों में बंद रहने की वजह से वो दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। इवन मुझे अभी भी याद है तायरा, जब मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और मैंने कहा कि आप क्या चाहती हो? कहती है मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। तो वो उसकी वो मोहब्बत, उसका वो ट्रस्ट कि कभी उसको वहाँ से निकाला नहीं गया। अब उसके पीछे जो स्टोरी थी वो ये थी कि प्रॉपर्टी का राइट बहन को नहीं भाई देना चाह रहे थे और वो थोड़ी-सी अनस्टेबल, यानी वो उसका जो माइंड है वो बच्चों जैसा था। यानी वो इतनी ग्रो अपनी एज के साथ नहीं हो रही थी, तो कोई उसकी ज़िम्मेदारी नहीं उठा रहा था माँ-बाप की डेथ के बाद। तो भाइयों और भाभीयों ने उसको बंद कर दिया। बंद करना ज़्यादा बेहतर समझा। तो उसको फिर हमने शेल्टर होम भिजवाया, उसका इलाज करवाया और उसको हँसते मुस्कुराते देख के जो मुझे करेज मिलती थी और अभी भी जब मैं आपको बता रही हूँ तो वो मुझे मिल रही है। आई कैन नॉट एक्सप्रेस दिस विथ वर्ड्स कि क्या वो मुझे मतलब आगे और बढ़ने के लिए, आगे और काम करने के लिए, आगे और इस तरह की हमारी बहनों को, बच्चियों को, मज़लूमों को, वल्नरेबल्स को उनकी उस खतरनाक या थ्रेटनिंग या ट्रिगर करने वाली सिचुएशन से निकालने के लिए वो और ज़्यादा करेज और हिम्मत मिल रही थी। डेफिनेटली सो मिल रही बहुत होगी सारे मार्वी। ऐसे और भी केसेस हैं दायरा, बट ये कुछ केसेस हैं जिसमें जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये 2017 18 2019 की बात है। बट जो जैसे उसने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि मैंने कहा आप क्या चाहती हो? मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। तो उसकी वो चीज़ मेरे अंदर अब तक है। हम खैर जैसे मैंने आपसे कहा हम फ़ॉलो अप करते हैं, हम कनेक्टेड हैं। अब उसके भाइयों से उसके जो ऑब्वियसली उसके केयर टेकर जो चीज़ें हैं वो सारी ली जा रही हैं। कानून ने उनको डील किया उसके मुताबिक जो उन्होंने किया, उनको सज़ा मिल सकी। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें लगता है कि जी हमारी एग्ज़िस्टेंस इसलिए है और हमें इस मुहिम को, इस काम को, इस कॉज़ को करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। डेफिनेटली मार्वी, आपको उस चीज़ से करेज और हौसला मिलता होगा, बहुत क्योंकि जब ज़्यादा। आप मुझे बता रही हैं तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है, यहाँ ओवरऑल एनवायरनमेंट के अंदर वो चीज़ इस तरह से आ रही है, तो आपकी तो ज़िंदगी में डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स होंगी जो लाइफ चेंजिंग या मिरेकल कहलाते हैं। हमने बहुत डिटेल में इस मौजू के बारे में बात की, बहुत सारी मुश्किल सवालात किए, बहुत सारी मुश्किल बातें की और जितनी बात हो वो कम है। कभी भी आपको ये नहीं लगता कि नहीं यार हमारी ना तसल्ली नहीं होती इस बारे में बात करके, क्योंकि ये वो चीज़ है जो जनरेशनल ट्रॉमा के तौर पे काम कर रही है। लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर-सी बात है हमें इस चीज़ को वक़्त की तंगी की वजह से एंड तो करना है। मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि कोई भी एक मैसेज जो पूरा मालवी का सफ़र है 2009 से लेके या आपके बचपन के, आपकी तरबियत के पार्ट से लेके अब तक, उसका अगर आप लुब्बे-लुबाब या कोई एक मैसेज आप शेयर करना चाहें सब देखने वालों से, तो वो क्या होगा? हाँ, मैं सबसे पहले अगर आप मेरी जो तमाम मैंने अब तक का सफ़र किया है, उसमें से मैसेज लेना चाहेंगी ताहिरा, तो मैं यही कहूँगी कि अपने घरों में जेंडर बैलेंस्ड करें। राइट। अपने घरों में आपके जो बेटी और बेटे बच्चे हैं, उनके साथ एक जैसा रवैया, उनको एक जैसा कॉन्फिडेंस, उनको एक जैसी अपॉर्च्युनिटीज़ दें। क्योंकि जब घर से महरूमी शुरू होती है ना, वो बहुत दूर तक आपका पीछा करती है। और दूसरा एक छोटा-सा मैसेज ख़ुसूसन हमारी बहनों के लिए देना चाहूँगी कि जो करेज है, वो अपने अंदर से आएगी। उस करेज को हमने तलाश करना है, उसको निकालना है, उसको प्रैक्टिस करना है और ज़िंदगी में कभी भी
किसी डोमेस्टिक वायलेंस का, किसी अब्यूज़ का, किसी हरेसमेंट का सामना करना पड़े, तो उस करेज को इस्तेमाल करते हुए फौरी तौर पे उस सिचुएशन में अपने लिए स्टैंड करना है। अपने लिए आज हम स्टैंड करेंगे तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम तमाम ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए, सर्वाइवर्स के लिए स्टैंड करेंगे। सो ये मेरे मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच मारवी। जुल्म को सहना एक चीज़ होती है, लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द किसी पर भी जुल्म हो रहा है, आप किसी को हरास होता हुआ देख रहे हैं और आप उसमें खामोश रहते हैं, तो ये आपका न्यूट्रल होना नहीं है, ये आपका उस जुल्म में शरीक होना है। सो मेरा आपको यही मैसेज होगा कि आपके इर्द गिर्द कभी भी कुछ भी बात होती है तो कभी ये जान के नज़रअंदाज ना करें कि इनका ज़ाती मामला है या आपसी मामला है। जैसे मारवी ने हमें ये बताया कि अब्यूज़ जो है वो पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होता, ये एक क्राइम है और क्राइम की हमेशा सज़ा होती है। गलती की माफ़ी होती है, लेकिन जब आप जुर्म करते हैं तो उसकी सज़ा होती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप अपने आप को या अपने इर्द-गिर्द लोगों को अवेयरनेस दे सकें। हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मॉमकास्ट के प्लेटफ़ॉर्म को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच मारवी फॉर टेकिंग आउट टाइम।